मेंस कैसा गया आपका? कौन सा पेपर टफ था? कोई ऐसा था? एक बोलो। थर्ड पेपर क्यों? क्या गड़बड़ हुई? मतलब अच्छा मैथ्स पूछा? ओके। क्वांट अच्छा, पहली बार हुआ है क्या ऐसा? बाकी कैसे गया? ऐसे GS1 2 मतलब जैसे एक दिमाग में लेके चलते हैं वैसा पेपर आना चाहिए, वैसे ही आया क्या? पेपर सबका कंप्लीट हुआ? किसी का कुछ छूटा? थोड़ा बहुत? कितने नंबर का छूटा? 15 नंबर का। क्यों? आपका? ठीक है। इंटरव्यू कब से शुरू हो रहे हैं? डेट नहीं आई। कहाँ शर्मा जी चले गए क्या? नहीं कुछ नहीं रहने दीजिए। देखिए अब आप आखिरी पड़ाव पे आ गए हो। मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं स्टेट PCS के। मुझे इसलिए देने पड़े क्योंकि 2012 में मेरा ऑलरेडी हो गया था, लेकिन आपको पता है कि इंटरव्यू पे वो मॉरेटोरियम लग गया था, रोक लग गई थी हाई कोर्ट से। तो फिर 2012 में भी दिया है, 13 में भी दिया है, 14 में भी दिया है, और तीनों में मैं डेप्यूटी SP बनी हूँ। मतलब मेरा एक कंसिस्टेंट ही मेरा रहा है। मेंस मेरे हमेशा टॉप 3 या 4 में मेरे मार्क्स आए। इंटरव्यू में कभी ठीक आए कभी नहीं आए। स्टेट में UPSC का मैंने एक ही इंटरव्यू दिया है, उसमें मेरे 190 मार्क्स आए हैं, तो अच्छा स्कोर माना जाता है 275 में से। एक तो इंटरव्यू आसान भी है मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हम उसको बहुत हल्का ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है बात ही तो करनी है, बात तो हमें करनी आती है, हम तो इतना पढ़ चुके हैं, इतना लिख चुके हैं, मेंस निकाल चुके हैं, तो कई बार हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। जितना सीरियसली हम देखिए, इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर के मार्क्स बराबर ही हैं, इनफैक्ट ज़्यादा है ना? कितने नंबर का इंटरव्यू है? 175 मार्क्स का। इतने का ही अगर हमें कोई सिलेबस का टॉपिक दे तो हम कितनी जान लगा देते हैं उसमें। एक एक बुक पढ़ेंगे, एक एक नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, टेस्ट देंगे सब। और इंटरव्यू आसान इसलिए है क्योंकि मात्र 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट में आपको 175 में से, अच्छा हाईएस्ट नंबर अभी तक कितने गए? 163 आउट ऑफ 175। बहुत ज़्यादा स्कोर है। एवरेज कितना देते हैं? 140। टॉपर्स को कितना मिलता है? 150। आप में से कितनों ने पहले भी इंटरव्यू दिया है? 2 लोगों ने दिया, आपने भी दिया। कितना स्कोर था आपका? इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन शेयर। मैं जनरल बात कर रही हूँ। 100 नंबर है। 115, 85। आपको क्या लगता है आपके क्यों अच्छा नहीं रहा स्कोर, या आप क्या कर सकते थे? मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। आप थोड़ा घबरा गए थे? स्टार्टिंग में कोई ऐसी बात कर दी होगी या कुछ पूछ लिया होगा, आपको कुछ लगा हो कि आपको नहीं आया है? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन स्टार्टिंग साड़ी से हुई थी, तो थोड़ा मुझे लगा कि क्या हो रहा है स्टार्टिंग में। अच्छा, आपका? बाकी जो बेसिक चीजें उनका जवाब किसी ने देखा। आपका? ग्रेजुएशन में हम दिक्कत है। अच्छा, जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, मैं बारी बारी से एक एक स्लाइड आप में से कोई उठ के पढ़ेगा, फिर हम उस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप मेंस में पढ़ते हो ना पेपर को, वैसे ही इंटरव्यू की तैयारी करना। नॉर्मली नहीं पढ़ लिया, याद कर लिया, भूल गए, बस ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो देखो डेफिनेटली लिखने से ज़्यादा मुश्किल होता है ना बोलना। लिखने में तो आपको समय मिल जाता है सोचने का, सेंटेंस बनाने का, गलत भी हो जाएगा, काट के नई बात कर दोगे, लेकिन बोलने में तो फिर ऐसा है कि वो दिमाग में पीछे चलते रहना चाहिए आंसर, तभी आप बोल पाओगे। ठीक है, आप पढ़ के सुनाओ। ये देख पा रहे हो? दिक्कत हो रही है? अच्छा ठीक है, आप पढ़ के सुना दो। आप मस्टर्ड येलो कलर में जोर से पढ़ के सुनाओ।
सर्वप्रथम छात्रों को यह समझना जरूरी है कि पीएससी इंटरव्यू आपको आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के परीक्षण की प्रक्रिया है। इसलिए इसमें यह नहीं देखा जाता कि आपको क्या आता है, बल्कि यह देखा जाता है कि आपको जो आता है वह आप कितने अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं। बैठ जाइए। तो इंटरव्यू पहली बात तो मिसनोमर है, हम उसे नाम ही गलत बोल रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जितने भी आपकी ज्ञान की टेस्टिंग है वो प्रीलिम्स में हो गई और उसके बाद मेंस में हो गई। पर्सनालिटी क्यों टेस्ट की जाती है? पर्सनालिटी इसलिए टेस्ट की जा रही है विशेषकर इस परीक्षा में क्योंकि आगे जब आप नौकरियों में जाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपका व्यक्तित्व ही है जो आपको कैसा ऑफिसर बनाता है, वो उस पर निर्भर करेगा। पॉजिटिव रहेंगे आप पॉजिटिव अफसर बनेंगे, पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, लोगों को एक दूसरे से जोड़ेंगे, काम करके दिखाएंगे। आप स्वयं नेगेटिव रहेंगे तो सिस्टम में आके भी नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। मेहनती रहेंगे तो मेहनत करेंगे, दूसरों से मेहनत करवाएंगे, स्टाफ से काम लेंगे। साहसी होंगे तो जैसे आप हैं वैसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे, ये तो बात सही है। और फिर वैसी ही आपकी टीम बनेगी और वैसा ही आप काम करके देंगे। तो बेसिकली जो छोटा सा पोर्शन सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू का दिया है, सॉरी पर्सनालिटी टेस्ट का दिया है, वो इसलिए दिया है ये देखने को भैया आप कैसा व्यक्तित्व है। और मेरा जितना भी 4 इंटरव्यू में मेरा जितना भी अनुभव रहा है, हालांकि यूपीएससी और एमपीपीएससी का बहुत अलग अलग अनुभव रहा है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग रखी जाती हैं दोनों में, बोर्ड मेंबर्स भी अलग होते हैं, क्वेश्चंस भी अलग होते हैं और एक ओवरऑल एक जो एक एम्बियंस जिसको बोलते हैं ना, एक रिक्वायरमेंट वो अलग होती है। यूपीएससी में डेफिनेटली क्योंकि वो आपको बिल्कुल ही लीडरशिप पोजीशन में डालते हैं, जैसे स्टेट में तो आपको नंबर 2 पे रखते हैं, यूपीएससी में तो नंबर 1 पे डालते हैं, तो डेफिनेटली उनका ओरिएंटेशन और अलग होता है। लेकिन फिर भी दोनों इंटरव्यू से मेरा ये अनुभव रहा है कि 3 वो एच तो आपसे उम्मीद करते ही हैं और आप उस पर ही अगर खरे उतर जाओगे और अगर आपने मेंस अच्छे से दिया है, मेंस की पढ़ाई अच्छे से करी है, तो आपको हमेशा अच्छा स्कोर मिलेगा। सबसे पहले तो रहेगी आपकी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग अगर आप हैं और अगर आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, झलकता है और कहीं ना कहीं वो उस तक आ जाता है, इंटरव्यू तक वो मैसेज कन्वे हो जाता है, तो आपको पसंद करेंगे। दूसरा रहेगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप बेबाक तरीके से कुछ भी बदतमीजी से, रूड तरीके से और एग्रेसिव तरीके से बात करो। ऑनेस्टी मतलब आप जो सोचते हो, आपके विचार क्लियर हैं, लेकिन सम्मानजनक तरीके से आप अपने विचारों को रखिए। और जब मैं विचार रखने की बात कर रही हूँ तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, सरकार की आलोचना करना विचार नहीं है। आप खुद सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं, आपको पता है। तो आप सरकार का, अगर आपको सरकार इतनी ही बेकार लगती है या सरकारी जो महकमा है आपको इतना खराब लगता है, तो भाई आप क्यों लिख रहे हो परीक्षा? प्राइवेट सेक्टर में जाइए ना। आप तो इसलिए सरकार में आना चाह रहे हैं ना, तो पहले तो आप सरकार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, सरकार की जो नीतियां उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं, और फिर सरकार जिस नीतियों को क्रियान्वयन करना चाह रही है ग्राउंड पे, आप उसको बेहतर रूप से क्रियान्वयन करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। वी ऑल आर एस्पायरिंग टू बी ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो सरकार की आलोचना करना, ये गलत वो गलत, भले ही वो आपको कितना भी इंस्टिगेट करें, वो कितना भी आप में चाबी भरे, आप सरकार की आलोचना नहीं करना, ये आपका काम नहीं है। आप जर्नलिस्ट नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है, तो फिर क्यों सरकार की आलोचना कर? आप तो ये समझिए सर ऐसी ऐसी एक नीति है, इसमें ये कमियां हैं, अगर हम इन कमियों को ऐसे ऐसे भर देंगे तो सर शायद हो सकता है हम ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचा पाए। आप ऐसी बात करें तो ठीक भी है, ये खराब, आधार खराब है, ये बिल खराब है, कृषि कानून खराब है, इस तरीके की बात हमें नहीं करनी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट नहीं बनना है और एक्टिविस्ट नहीं बनना है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बोला, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी आप समझते हैं, हम्बल रहना, वो तो आप लाइफ में भी मंत्र अपना ही लीजिए। जबरदस्ती किसी से उलझना नहीं है, और आपने मेहनत करी, आप कुछ बन गए तो अपने लिए बने भाई, किसी पे एहसान तो नहीं किया बन के। तो उस तरीके का आप 3 एच रखिए, हार्ड वर्किंग रहिए, ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट मैंने आपको समझा दिया। ऑनेस्ट का मतलब जबरदस्ती आलोचना करना, बदतमीजी से बात करना, उलझना, अड़ना, अपने ये तो आप सबको पता है कि आपके, इनफैक्ट मेरे भी आज जो हमारे विचार हैं, अभी तो हमने कुछ काम तो किया नहीं है सरकार में, तो हमें नहीं पता ना सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, कैसे चल रही है। तब अपनी इतने से ज्ञान से इतना ज़्यादा अपना एरोगेंस लेके वहाँ पे लोगों से भिड़ने लगते हैं, उलझने लगते हैं, तो ये वैसे भी कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है, वो मत रखिए। और तीसरा रहेगा आपका ह्यूमिलिटी। जितना आप
मतलब मुझे याद है इंटरव्यू बोर्ड में अगर उन्होंने मुझे कुछ भी सजेस्ट किया है कि आप ऐसा देखिए, आपको नहीं लगता ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में, जैसे हमारा MMR सबसे ज़्यादा है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश का, है ना, सब सहारन अफ्रीका से भी ख़राब है। उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा क्यों है, फिर मैंने बताया सर हो सकता है ये है वो है। फिर उन्होंने और भी कुछ सजेस्ट किया कि आपको नहीं लगता ये भी कारण हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब आप उनको थैंक करिए ना, कोई इतना बड़ा आदमी जो आपसे 30 साल बड़े हैं, जिन्होंने पूरी सरकार देख ली, चला ली, सेक्रेटरी लेवल से रिटायर हो गए, कोई सजेस्ट कर रहे हैं तो उनको थैंक यू बोलने में, अच्छे से बिहेव करने में आपका क्या जा रहा है। तो आप ये सोचिए आप एक बहुत बड़े अफसरों से मिल रहे हैं और आप वही कर रहे हो। दोज आर जस्ट 4-5 ऑफिसर्स जो जिस नौकरी के लिए आप एस्पायर कर रहे हो वो नौकरी भी कर चुके, देख भी चुके और रिटायर भी हो गए। तो उनके साथ आप विचारों का क्लैश करने नहीं जा रहे हो, उनसे आप सीखने जा रहे हो कुछ। और अब उस एटीट्यूड से जाओगे तो आप खुद देखना, ना आपको उनसे उलझने का मन करेगा, ना आपको खुद को अपने आप को परेशान करने का मन करेगा, ना उनको परेशान करने का मन करेगा। आप पढ़ के सुनो, आप सुनो। राज्य सीमा द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्टी कलेक्टर, DSP और अन्य द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों की जिम्मेदारी को देखते हुए उम्मीदवार के व्यक्तित्व के गुण दोषों को आत्मविश्वास, दृढ़ता, संकटकालीन स्थिति में कार्य करने की क्षमता, त्वरित बुद्धि कौशल, वाक चातुर्य एवं लोगों को प्रभावित करने की योग्यता का मापन सूक्ष्म रूप से होता है। इस स्लाइड में ही बहुत सारी चीजें समाहित हैं। इंटरव्यू क्यों? क्योंकि आप ये बनने वाले हैं, आप अफसर बनेंगे। आप पे जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आएगी अफसर बनते ही, वो होगी एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और तुरंत डिसाइसिवनेस। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, वो गलत होगा वो सही होगा बाद की बात है, लेकिन निर्णय आपको तुरंत ही लेना पड़ेगा। और उस निर्णय लेने के लिए जो इसमें लिखा है कि सबसे पहले तो आपको आत्मविश्वास होना जरूरी है। आपको पता तो हो जो मैं कर रही हूँ मैं करने वाली हूँ, वो सही हो गलत हो, लेकिन अभी मुझे इस वक्त लगता है कि ये ज़रूरी करना चाहिए। मेरे पास 25 आदमी हैं और मेरे पास 3 जगह दंगे हो रहे हैं और मैं पहले 5 को यहाँ भेजूंगी, अगले 5 को यहाँ भेजूंगी और बचे हुओं को यहाँ भेजूंगी। तो ये तो एटलीस्ट आत्मविश्वास तो हो कि जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, यहाँ भेजूंगी ऐसा हो जाएगा वैसा, यहाँ से फोर्स बुला लूंगी, वहाँ से उसको बुला लूंगी, DGP सर को इन्फॉर्म कर दूंगी, जो भी फॉर दैट मैटर। आत्मविश्वास। नेक्स्ट रहेगा आपका दृढ़ता, जो है भाई मुझे ठीक लगता है मैंने ये किया। हर अफसर का एक सिचुएशन पे 10 तरीके का टेक हो सकता है, लेकिन आपको दृढ़ता से फिर उसको, ये नहीं पहले बोल दिया फिर फोन करके मना कर रहे हो, अरे नहीं नहीं रहने दो, मत जाओ अभी मत जाओ, देखते उधर से ऑर्डर आने दो, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, संकटकालीन स्थिति में कार्य करने की क्षमता। नौकरियों में आप संकट काल में ही रहेंगे 80%, तभी तो आपको ऊपर बिठाया है और तभी आपके नीचे इतनी बड़ी फोर्स दी है। संकट तो आती रहेगी, अभी कोरोना संकट आ गया, आपको क्या लगता है पूरी सरकार अभी हाई अलर्ट पे फिर से चली जाएगी? स्कूल बंद करना है, नहीं करना है, फिर से बिजनेसेस बंद करना है, नहीं। आप ना ऐसे ही सोचना धीरे धीरे शुरू कर दो कि यू आर नाउ एट अ सीट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप पे आ गए, आपके कंधों पे आ गई ये चीजें, अब आप क्या डिसीजन लोगे? बिजनेस बंद करोगे तो डेफिनेटली आर्थिक घाटा भी होगा, लेकिन नहीं करोगे तो कोविड भी होगा। तो अब आप क्या सोच रहे हो, कैसे डिसीजन ले रहे हो, ये आपका अगला काम होगा। संकटकालीन स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट। त्वरित बुद्धि कौशल, मैंने आपको बताया, आपको तुरंत डिसीजन लेना है और तुरंत डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए ना, यू शुड बी अ वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन। तो डेफिनेटली नॉलेज तो आपके पास 100% होना ही चाहिए और वो मेंस तक क्लियर करते करते आपके पास हो गई है, लेकिन अब उसको अप्लाई करना, सिचुएशन में उसको लगाना और फिर एक अच्छा रिजल्ट देना, इसी को थोड़ी सी झलक पाने के लिए आपके लिए एक पर्सनैलिटी टेस्ट रखा गया है। वाक चातुर्य, बहुत सारी जगह आपको बात बोलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी फोर्स को ही ब्रीफ करना पड़ेगा, दिन में 10 बार अपनी बात उन तक पहुंचानी पड़ेगी। अपना एजेंडा, अपना पर्पस, अपना विजन, आपकी प्रायोरिटीज़, ये आपको सबसे पहले तो अपने स्टाफ को ही शेयर करनी पड़ेगी। आप पुलिस में जाइए, कहीं भी जाइए, आप SDM बने, और उसके बाद आपको जनता तक अपना मैसेज पहुंचाना है कि भाई मैंने यहाँ पर इस पद पे चार्ज लिया है और मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ, इस तरीके के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। तो ये आपका अगला काम रहेगा। नेक्स्ट, आप बताइए, आप पढ़ के बताइए, ब्लू में। हाँ, साक्षरता में अमूमन आवेदित पदों के 3 गुण अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। इस चरण को साक्षरता के स्थान पर व्यक्तित्व परीक्षण कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस चरण का प्रमुख उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थी का चयन करना है
जो नेतृत्व क्षमता से लेस हो, जिनमें दूरदृष्टि हो, वे आत्मविश्वास से भरपूर हो, प्रत्येक विषयों पर अपनी मौलिक सोच हो, उसमें रचनात्मक हो, परिपक्वता हो व गंभीर व्यक्तित्व के साथ साहसी एवं त्वरित निर्णय की क्षमता रखते हो, जिनमें स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करने की क्षमता भी है। बैठिए। तो आप देखिए इसमें भी काफ़ी कुछ कह दिया है। पहले तो नेतृत्व की क्षमता, तो नेतृत्व में ही जो हमने इससे पहले बात करी कि आत्मविश्वास, दृढ़ता, साहस, साहसी होना और फिर डिसीजन लेने की कैपेसिटी, और जो ले लिया फिर उस पर स्टिक करना और फिर उसको दूसरे पे नहीं डालना कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था तुमने कर लिया। दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ लीडरशिप एवर। गलती करो तो अपने सिर पे होना चाहिए और अगर कुछ अचीव करो तो वो आपको टीम को उसका वो देना चाहिए। दैट इज लेसन 101 ऑफ लीडरशिप। वैसे ही आपको वहाँ पर भी दिखाना है। मान लीजिए आपको छोटा सा मुझे याद आ गया अपने इंटरव्यू का, उस वक्त यूथेनेशिया की बात चल रही थी। यूथेनेशिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, इच्छा मृत्यु। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इच्छा मृत्यु पे आपका क्या ओपिनियन है। ओपिनियन ही पूछ रहे हैं। पहली बात तो कोई भी चीज़ फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है। मेरा कुछ और ओपिनियन हो सकता है, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ओपिनियन आपने किस बेसिस पे बनाया, अगर आप वो उनको क्लियर कर पा रहे हो तो दे विल बी सैटिस्फाइड। उन्होंने मुझसे पूछा कि यूथेनेशिया पे आपका क्या मत है। मैंने बोला सर मैं इस पर अपना एक छोटा सा फैमिली का आप अगर मुझे परमिशन दें तो एक छोटी सी मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी फैमिली का एपिसोड। तो उन्होंने बोला बताइए। बोला सर मेरे, और उस वक्त मेरे नाना जी भी ख़त्म हुए थे कुछ समय पहले। तो बोला सर मेरे नाना जी थे, वो बहुत बीमार थे और उनको हम इतना कष्ट में नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने कई बार हमसे बोला भी कि अब मैं और नहीं जीना चाहता। ऐसा होता है जब बूढ़े लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सर मेरे मन में आया कि इच्छा मृत्यु अगर हो तो ऑप्शन तो अच्छा ही। अगर आप इतने बीमार हो, परेशान हो, कुछ लोग 25-25 साल कोमा में रहते हैं, वेजिटेटिव स्टेट में रहते हैं, पैरालाइज रहते हैं, तो मुझे लगता है उनको मिलना चाहिए। एक बात मैंने ये बोली। लेकिन फिर मैंने बोला सर जो बिल आया है यूथेनेशिया वाला और उसमें जो मोडालिटीज़ हैं कि पहले तो एक साइकोलॉजिस्ट की कमेटी बनेगी जो बताएगी कि ये व्यक्ति इच्छा मृत्यु का डिसीजन लेने लायक है या नहीं है। तो मैंने कहा सर इंडिया में तो इतना अच्छा कोई साइकोलॉजिस्ट का या मनोविज्ञान का कोई कल्चर भी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर उस कमेटी को हेड करेगा और कलेक्टर डिसाइड करेगा कि उसको इच्छा मृत्यु की परमिशन देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, और उसमें भी आपने कोई टाइम लिमिट नहीं दी। भाई उस आदमी के लिए तो एक दिन मुश्किल हो रहा है, अब कलेक्टर के पास कहाँ टाइम है। और पहली बात तो वो मनोवैज्ञानिक ही कभी नहीं बता पाएंगे कि इंसान, मतलब ये बहुत हवा की बातें हैं। और दूसरी बात है कि कलेक्टर के पास इतना समय नहीं हो। कलेक्टर मान लो, और कोई कलेक्टर अपने सिर पे क्यों लेना चाहेगा? मैं तो नहीं लूंगी। भाई मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया कि इसकी मृत्यु कर दो, कल के दिन उसके परिवार वाले मेरे पे कोर्ट में आ जाएं, बोले कि आप कौन होते हो बोलने वाले? आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही हमारे देश में काम चलता है। मैंने बोला लेकिन सर जो मोडालिटीज़ हैं, मुझे लगता है अभी हमारा देश इतना परिपक्व नहीं है, हमारा मेडिकल सिस्टम या हमारा मेंटल हेल्थ सिस्टम या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना परिपक्व नहीं है कि यूथेनेशिया जैसे इतने बड़े एक ह्यूमन राइट्स या मॉरल इशू को, एथिकल इशू को हम क्रियान्वयन कर सकें। दे वर सैटिस्फाइड विद माय आंसर। मैंने पर्सनल बात भी कह दी कि सर यूथेनेशिया मुझे लगता है राइट होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बिल है मेरे हिसाब से वो फीजिबल नहीं है। तो ये मेरा ही मत था, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं था, ये मैंने जो सुना समझा, अपनी पर्सनल जो मैंने अपने नाना जी के साथ मेरा अनुभव रहा, मैंने वो बात करी, उन्होंने अप्रिशिएट करी। तो आपको भी ऐसे ही बात करनी है, भले वो कितना भी पेचीदा इशू है। और इसको बुकिश ना रख के अगर आप थोड़ा एक इंसान की तरह बात करेंगे और हम्बली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट इट। यहाँ से कोई पढ़िए, आप पढ़िए ग्रीन उसमें। ऐसे प्रतियोगियों की तलाश होती है बोल्ड को, साहसी हो, नेतृत्व क्षमता हो, संवेदनशील हो, विविधता हो, सृजनात्मकता हो, पहल करने की क्षमता हो, गंभीर हो, ईमानदार और सत्यनिष्ठ हो, परिपक्व हो, स्वाभाविक व्यवहार करे, बनावटी न हो, प्रयोगधर्मी हो, निर्णय लेने में सक्षम हो, अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं के प्रति सचेत जागरूक हो, स्मार्ट हो। देखिए आप बैठिए, आप तभी उन विषम परिस्थितियों में डिसीजन ले पाओगे जब ये सारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स आप में आएंगे। और आप बहुत सारी जगह कभी किसी से मिलोगे या कोचिंग में या फिर किसी जन, तो लोग बोलेंगे कि इसको फेक भी कर सकते हैं, आधा घंटा कोई भी बनावटी भी बन सकता है। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि इन सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर ही समाहित करने की कोशिश करें,
क्योंकि इंटरव्यू रिजल्ट के बाद अब आपकी असली चीज़ शुरू हो जाएगी, जब आपको एक्चुअली लीडरशिप आपके कमान आपको मिलेगी। और फिर आपको जब नित्य प्रतिदिन, आप मेरा विश्वास मानिए, आपको नित्य प्रतिदिन इन 14 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नौकरी में आते ही, क्योंकि आपको एक ऐसी टीम का कप्तान बना दिया जाएगा जो टीम आपने नहीं चुनी, सरकार ने चुनी है वो टीम। जो जगह आपने नहीं चुनी, उस टीम में आप लोगों को हटा नहीं सकते, उस टीम में आप लोगों को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सरकार में इतनी आसानी से निकालना और हटाना होता नहीं है, जोड़ना। अब उस टीम को अगर आपको चलाना है अच्छे तरीके से और रिजल्ट ला के देना है, ये सारी चीज़ें आपको ये आ जा क्यों रहा है बार बार, ठीक है। 13 नंबर वाला तो आपको जिंदगी भर ही कायम रखना है। अखबार पढ़ना, मैं 3 अखबार पढ़ती थी, एक हिंदी का अपना लोकल मध्य प्रदेश का, कोई भी पढ़ लो आप, दैनिक भास्कर, पत्रिका जो भी है। उसके बाद मैं एक इंग्लिश का पढ़ती थी, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, आपके ऊपर है, पढ़े तो नहीं। एक मैं फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ती थी। तो एक बिजनेस इकोनॉमी रिलेटेड हो गई बात, एक जनरल इश्यूज इंडिया की बात, और एक मध्य प्रदेश की बात। तो ये 3 अखबार अगर अब आपके पास और काम भी क्या है, इंटरव्यू ही दे रहे हो ना अभी, तो ये तो नहीं अगले प्रीलिम्स की चिंता कर रहे हो, नहीं ना, तो वो बाद में करना, जिस दिन इंटरव्यू हो जाए उस दिन आपको, उसके बाद ही करना। आप उससे पहले आखिरी मिनट तक आपको सिर्फ इंटरव्यू की चिंता करनी। जो आप पढ़ चुके हो पढ़ो, लेकिन अब तो आप जितना विस्तृत पढ़ सकते हो ना, मतलब एटलीस्ट 3 अखबार तो पढ़ो, 3 अखबार भी आपको पूरी तरह कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाते जाते हैं। कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए, रेड आप पढ़िए। प्रथम भाग में अपने व्यक्तिगत विवरण, नाम का अर्थ उससे जुड़े नाम वाला कोई अन्य चर्चित प्रसिद्ध व्यक्ति, यदि हो तो उनके कार्य। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय किसके नाम पर है, उनकी विशेषताएं। अपने विषय के बारे में सामान्य जानकारी दोहराना, उसकी उपादेयता प्रशासन में किस तरह होगी, या आप अपने विषय से संबंधित ज्ञान का फायदा प्रशासन में कैसे उठा सकते हैं। साथ ही उस विषय से संबंधित हाल ही में कोई घटना, आविष्कार, चर्चा हुई हो तो उसकी आधारभूत जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, बैठे, बिल्कुल ठीक। आपका जो डैफ है, जो आपने भरा है, एक एक शब्द, एक एक अंक इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड 300 डिग्री नॉलेज आपको होना चाहिए। कोई डेट है तो उसकी हिस्ट्री, उस वक्त क्या इम्पॉर्टेंट हुआ था, नहीं हुआ था, कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ हो, उधर वहाँ कोई मेजर बैटल हुई हो उस पर, उसके बाद कुछ पॉलिटी रिलेटेड हो, कुछ भी पूछ सकते हो और आपको हर चीज़ प्रिपेयर करके जानी। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्या बताऊँ मैं, मान लीजिए 1991 है, जैसे 1991 में तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इंडिया ने ओपन अप किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरी कहानी पता होना चाहिए आपको 175 का अगर इंटरव्यू है तो आपको 1750 की तैयारी करके जानी है। कुछ भी पूछ लें, मैंने तो 2 रजिस्टर भरे थे एक एक शब्द पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आखिरी पड़ाव है, आपकी पूरी मेहनत इस पे डिपेंडेंट है। और आपको ये भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एक एक नंबर का कितना महत्व है। स्टार्टिंग के तो 10-20 लोग हटा दो, उसके बाद तो एक एक नंबर की मारामारी है। 1 नंबर पे आपकी सर्विस चेंज, और सर्विस चेंज मतलब फिर से 2, तो क्यों अभी इस बार ही करो आप। नाम का अर्थ, आपका नाम, जैसे मेरा नाम ज्येष्ठा था, ज्येष्ठा मैत्रेयी, मैत्रेयी का भी काफ़ी हिस्ट्री है, गार्गी, मैत्रेयी, फिर मैत्रेयी बुद्धा, फिर मैत्रेयी इतने सारे स्टेशन है, फिर ऑपरेशन मैत्रेयी, इतनी सारी चीज़ें थी नेपाल के साथ, ये वो। फिर हमारी एक एक्सरसाइज होती है, एक ट्राई एक्सरसाइज होती है, फिर मैत्रेयी स्टेशन, जितनी भी चीज़ थी, ये नक्षत्र, सारे नक्षत्रों के नाम आप बोलो वो मैं तैयार करके गई थी कि आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैं एटलीस्ट नॉलेज वाले पार्ट में तो कम नहीं रहूँगी। हो सकता है मेरा ओपिनियन अच्छा हो नहीं हो, क्योंकि उसको तो मैं नहीं बदल सकती। अब भाई जो इंसान 25 साल से जैसा है वो वैसा ही रहेगा, अचानक ओवरनाइट तो मेरी सोच और मेरा व्यक्तित्व तो नहीं बदलेगा, लेकिन जो नॉलेज मेरी पक्की होनी चाहिए। तो नाम, अर्थ, आप लोग भी बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना उससे रिलेटेड। रजिस्टर रखिए आप, इंटरव्यू जैसे आप मेंस का किसी सब्जेक्ट का एक रजिस्टर रखते हैं ना, नोटबुक, बिल्कुल वैसे इंटरव्यू की नोटबुक होनी चाहिए आपके।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, डेफिनेटली अगर किसी महापुरुष या फिर किसी पुराने सीएम या फिर पुराने होम मिनिस्टर या किसी सेक्रेटरी या किसी भी नाम पे चर्चित व्यक्ति के नाम पे अगर आपका है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, पूरी 360 डिग्री। अपने विषय के बारे में सामान्य जानकारी होना है। हाँ, फिर आता है आपका ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन वैसे तो सब में ही प्रिपेयर करना है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका और कोई अलग से ग्रेजुएशन से, किसी का कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है या फिर थोड़ा और हटके होता है, माइंस में हो गया या फिर, तो 100% आपको पूरा ही करके जाओ आप, फर्स्ट ईयर से लेके फिर जनरल बीए वगैरह आपने किया है तो उसका बहुत सारा पोर्शन तो आपका सिविल सर्विसेज में ही कवर हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो फिर आप उसमें जनरल जैसा पढ़ते हो वैसे ही पढ़ के चले जाओ। अब इसमें अगला जो इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि अपने विषय से संबंधित ज्ञान का फायदा प्रशासन में कैसे उठा सकते हैं। ये आप मानो 80% के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और देयर इज अ रीजन यूपीएससी ने किसी ग्रेजुएशन में बार नहीं लगाया कि कोई भी बस ग्रेजुएट होना जरूरी है ना स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि विस्तृत अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए और सरकार में शामिल हों, लेकिन फिर फायदा क्या दोगे आप, उसमें उनका डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा। तो ये आपका आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए और आपके दिमाग में पॉइंट्स खट खट खट, मैं इंजीनियर हूँ सर तो मैं ये लगाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं एनालिटिकल स्किल्स ऐसी हैं, मैंने यहाँ ये पढ़ा है, मैं सर क्योंकि डिजिटल इंडिया है, आईटी क्षेत्र में हम आगे पढ़ रहे हैं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं ऐसे उसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, पुलिस में है तो सर मैं मॉडर्न पुलिसिंग कर सकती हूँ, मैं ऐप डेवलप कर सकती हूँ। कुछ भी प्रिपेयर होना चाहिए आपका आंसर, उसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, उसमें आपको किंतु परंतु हूँ हाँ नहीं होना चाहिए। सीधे 3 पॉइंट, हर चीज के सीधे 3 पॉइंट। सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हो, 3 पॉइंट। फिर इसने अगली चीज बोली है, साथ ही उस विषय से संबंधित हाल में कोई घटना आविष्कार चर्चा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज का अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट इंपॉर्टेंस, अभी तक वो क्यों चर्चा में रहा है, उसको अगर आप बता पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। इसका मतलब वो प्रेज्यूम करेंगे कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हो, आप रत्तू टोटा टाइप नहीं हो, आपको ये भी पता है कि इस विषय से आज की डेट में कुछ चल रहा है तो क्या चल रहा है, और आप उसको वहां पे रख के आइए। स्लाइड में एक एक जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है और वैसे ही आपको तैयारी करनी है। आप पढ़ के सुनाइए फर्स्ट में। अपनी रुचियों के संदर्भ में विस्तृत आधारभूत जानकारी रखें। किसी तरह की कोई उपलब्धियां हासिल है तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी रखें। अपने रहने के जिले, तहसील, मोहल्ले, कस्बे के नाम का अर्थ, इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके कार्य आदि की पूर्ण जानकारी रखें। यदि अपने शैक्षणिक जीवन में 1-2 बार विषयों का परिवर्तन किया है तो उसके कारण आदि को तार्किक रूप से तैयार करें। ठीक है, बैठिए। रुचियां आपकी जो भी हैं उसमें वो उम्मीद करेंगे कि आपने कुछ उपलब्धि भी की हो। जैसे अगर आप सिंपल सी बात कहते हो कि सर मुझे दौड़ना पसंद है, जैसे मैंने लिखा, तो उम्मीद करेंगे कि आप क्या दौड़े हो, कहाँ दौड़े हो, मैराथन किया है, नहीं किया है, कैसी रनिंग करते हो, सुबह करते हो, शाम करते हो, नियम से करते हो, रनिंग रिलेटेड, रनिंग के कोई रिकॉर्ड, इंडिया में रनिंग का क्या सिनारियो है, वर्ल्ड की कोई फेमस रेस होती है क्या, मैराथन कितने किलोमीटर की होती है, इतना तो उम्मीद करेंगे। तो उस हॉबी रिलेटेड आपको अपना लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी सब पता होना चाहिए। चेस लिख रहे हो तो अभी चेस मास्टर कौन है, ग्रैंड मास्टर कौन है, किस किस तरीके के चेस, आप विकीपीडिया का पेज खोल लीजिए, उस पर भी आपको 90% चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन लिख रहे हो तो फिर इस तरीके से ही तैयारी करनी है। कोई भले आपने नहीं दौड़ी आज तक मैराथन, दौड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि दौड़ लेना आप, ऐसा नहीं इंटरव्यू के पहले कि मैं दौड़ ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे कुछ बोलने को तो हो कि सर हाफ मैराथन करी है मैंने, इस करी थी, कुछ भी, मुंबई मैराथन, हैदराबाद मैराथन, दिल्ली मैराथन, इतनी मैराथन होती रहती है, वो आप बोलो, इतना वो आपसे उम्मीद करेंगे। और अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो डेफिनेटली इंडिया में उसका क्या सिनेरियो है, हम आगे हैं, हम पीछे हैं, हम वर्ल्ड लीडर हैं, नहीं है तो क्यों है, आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो आप दौड़ को कैसे इनकरेज करोगी, वो आपसे डेफिनेट पूछेंगे। आप कैसे मोटिवेट करोगे फिटनेस को लेके, आप कैसे मोटिवेट करोगे कि बच्चे चेस खेलें। चेस रिलेटेड मूवीज़ आपको पता होना चाहिए। आपने क्वींस गैम्बिट, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स, मुझे नहीं पता कितने देखते हो,
क्वींस गैम्बिट करके है, फिर क्वीन ऑफ कैटवे है, उसमें एक बच्ची है जो चेस मास्टर बनना चाहती है। ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब आपको फिर आइडिया भी होना चाहिए कि इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अगर मुझे लीडर बना दिया जाएगा तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगी। इस तरीके का वो आपसे पूछेंगे और डेफिनेटली पूछेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई उपलब्धियाँ हैं डेफिनेटली उसको हाईलाइट करो। आपने स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, नेशनल, स्टेट लेवल पे कुछ भी अचीव किया है उसको करो। उसको एक चीज़ बता दूं, इससे आपके मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने कुछ भी नहीं किया तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने लिखा है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा था तो जो लोग नेशनल लेवल प्लेयर हैं फिर बस वही बनते, हम सब घर में ही बैठे रहते। ऐसा नहीं है, लेकिन आपने लिखा है तो एटलीस्ट आपको वो क्लियरली बताना है फिर कब खेला, किस लेवल पे, कैसे मिला, ट्रॉफी मिली, फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, वो जनरल चीज़ें भी पूछ लेंगे। फिर मैंने आपको बताया जैसे मैं गुना से हूँ तो गुना क्या है भाई, एक्रोनिम है, क्या एक्रोनिम है, ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी है, सिंधिया छावनी, सब पता होना चाहिए आपको। फिर मैं तो ये तो ही पढ़ा था एमपी में और कौन कौन से हैं छावनी, तो महू हो गया, उस पर नीमच हो गया, तो नीमच का फुल फॉर्म भी न्यू ईस्ट इंडिया मिलिट्री कैवलरी हेडक्वार्टर्स, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, कितने कैंटोनमेंट थे, पूरा A to Z। अगर गुना कैंट है तो और कितने कैंटोनमेंट है और क्या क्या चीज़ें, ये सब भी फिर आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तहसील, मोहल्ले, कस्बे का नाम, अर्थ, इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्ति। वैसे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश का ही जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ, गुना से हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके इर्द गिर्द भी पता है, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको सब ब्रशअप करके जाना है। शैक्षणिक जीवन में जैसे मान लीजिए कुछ लोग अलग अलग BA कर लेते हैं, अलग अलग मास्टर्स कर, जैसे संस्कृत में भी कर रखा है, इंग्लिश लिटरेचर में भी कर रखा है, तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है कि भाई आपने 2 अलग अलग भाषाओं में कर रखा है। ऐसा भी आपने कर रखा है तो इसमें भी आपका होना चाहिए। फिर अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद कोई लंबा ब्रेक है तो क्यों, स्कूलिंग के बाद कोई लंबा ब्रेक है तो क्यों, वो आपको जज नहीं कर रहे, आपके पास बस रीज़न होना चाहिए समझाने का कि सर घर में ऐसी विपदा आ गई थी, या पैसों की कमी थी, या मैं सफल नहीं हो पा रही थी सर इसलिए ज़्यादा टाइम, कुछ भी, उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें वो पूछेंगे और आपको सहजता से आंसर करना है। आपको अपने आप को लो फील कराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, मैं तो आपको बोलूँगी, आप जो भी हैं, जिस परिवार से हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। हम अपना घर तो नहीं चूज कर सकते, हम जहाँ जन्मे हैं वो तो सब ईश्वर ने ही सोच के दिया है। उस चीज़ को लेके कभी जिंदगी में इनसिक्योरिटी नहीं रखना, क्योंकि अगर आप वो रखोगे वो आपकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाएगी और फिर वो कहीं ना कहीं झलकेगी। जो है जहाँ है अच्छे, अब आगे हम तय करेंगे अपना सफ़र, तो वही आपको वहाँ रखना है। अगर कुछ भी, अगर वो आपको मान लीजिए, वैसे तो वो नहीं पूछते, कभी नेगेटिव भी बोले कि अरे आपके तो डैफ में कुछ है ही नहीं, आपने तो कुछ खेला नहीं, बोला सर कभी इतना था नहीं सर, अभी परिस्थितियाँ भी नहीं बन पाई, सब आगे मौका मिलेंगे तो सर सीखेंगे। सीखने की तो हमेशा ही स्कोप है, बिल्कुल वैसे ही आप एटीट्यूड रखिए। ठीक है, लास्ट में आप पढ़ के सुनाइए। हाँ आप। भाग में सामान्य जागरूकता के संबंध में निम्न जानकारी। हाल की चर्चित घटनाएं पृष्ठभूमि से और यदि उनका कोई प्रभाव मध्य प्रदेश पर पड़ने वाला हो तो उसका विश्लेषण से तार्किक उत्तर तैयार करें। अपने लिए गए वैकल्पिक विषयों के महत्वपूर्ण खंडों को दोहरा लें, उन पर तार्किक उत्तर तैयार करें। बिल्कुल ठीक, बैठिए। चर्चित घटनाएं मैंने आपको बता दिया है, अखबार पढ़िए आप तो रोज, अखबार को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसमें से कोशिश करो कि बस ये राजनीतिक चीज़ों को हटाकर सरकार की एक एक योजना, उस योजना पे अभी क्या, कौन सा जिला आगे, कौन सा जिला पीछे, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, आसपास के राज्यों में भी कोई इसी प्रकार की कोई योजना है तो कितनी अच्छी चल रही है। अभी जैसे कोविड चल रहा है, मध्य प्रदेश की क्या तैयारी है, किस राज्य ने कोई अच्छा मॉडल किया हो, जैसे इंदौर हो गया, सफाई हो गया, कुछ भी अभी रैंकिंग आई वगैरह वगैरह, बिल्कुल 100% आपको इसमें अपडेटेड रहना है उस इंटरव्यू दिन की सुबह तक। इतने अच्छे से आपको इसमें अपडेटेड रहना। और इसमें एक और चीज़ लिखी, पृष्ठभूमि, तो मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड भी उसका तैयार होना चाहिए। फिर कोविड की बात हो तो आपको फिर कोविड स्टार्ट हुआ वुहान से लेकर जब उन्होंने आई थिंक 26 जनवरी को 28 जनवरी को चाइना ने माना था कि ऐसा कोई वायरस रिलीज हुआ है, से लेकर अभी तक की फिर पूरी कोविड की कहानी पता होनी चाहिए। कितने वेरिएंट आए, कौन सा वेरिएंट आया, कोरोना को कोरोना क्या बोलते हैं, मतलब वो क्राउन जो है उसके स्पाइक प्रोटीन में,
वगैरह वगैरह, सोप क्यों यूज़ करते हैं, वो फैट का होता है, फैट सब कुछ, उसका साइंस भी पता कर लो, उसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पता कर लो, फिर कोविड वैक्सीनेशन पता कर लो, कोविन पता कर लो, फिर ये एस्ट्रोजेनेका पता कर लो, आधार पुणे वाला पता कर लो, सब पता कर लो। फिर वो जो एक जो पूरे विश्व ने एक वो बनाया था, मैं भूल गई उसका नाम, कोविन ही बोलते हैं उसको, कि कोवैक्स, जिसमें जो सारे कंट्रीज ने मिलकर वो बनाया था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगी वैक्सीनेशन। फिर कितनी वैक्सीनेशन आ गई है, फिर बूस्टर डोज अभी आया है, तो वो क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। वो पूछे कुछ भी ना, हो सकता है कोविड नाम की चीज ही ना आए इंटरव्यू में, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए। आप पढ़िए, सेकंड आप पढ़िए। तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं पा रहे कैमरा की वजह से लोग, आप लोग आगे आ जाइए ना। नहीं, अच्छा कैमरा के, हाँ। द्वितीय भाग में सामान्य जागरूकता के संबंध में निम्न जानकारी। हाल के पुरस्कार विशेषकर प्रफुल्लित प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के नाम, उनकी पृष्ठभूमि, उपलब्धियों से तैयार करें एवं वह पुरस्कार के व्यक्ति के नाम पर है उसका विस्तृत जीवन वृत्तांत। मध्य प्रदेश के आदिवासी पर्यटन के क्षेत्र, विकास के क्षेत्र, प्रमुख चर्चित मुद्दों पर विस्तृत विश्लेषणात्मक जानकारी को तैयार करें। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें तो आप प्रीलिम्स में भी कवर कर लेते हो, मेंस में भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, उन्हीं को आपको बस याद करके जाना है। और जो भी पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम, उनकी पृष्ठभूमि, वो किसके नाम पर है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आदिवासी, क्योंकि मध्य प्रदेश ट्राइबल स्टेट है, ठीक है, पर्यटन में भी टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश वन ऑफ द टॉप स्टेट्स में आता है। प्रमुख चर्चित मुद्दों पर विस्तृत विश्लेषणात्मक जानकारी तैयार करें। जब भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे वैसी बात भी पूछते ही हैं कि टूरिज्म को और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है आपकी तरफ से। आप तो 3-4 पॉइंट बोलना है, आपको कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बोलना, क्योंकि आपको नहीं पता। और आपको क्या, मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता। जब हम सरकार में उस लेवल पे बैठते तो हमको समझ में आता है। अभी तो आपने जितना सीखा, जितना समझा, जो आपकी समझ है, सर ऐसा करेंगे, सर सर्किट बना सकते हैं, ट्रेनें बढ़ सकते हैं, सर रोड्स और कर सकते हैं, सर होटल इंडस्ट्री को इन्वाइट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करना चाहिए, जनरल चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान से सीखना चाहिए, केरला से सीखना चाहिए, एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। फिर थोड़ा सा अगर आपको ये भी पता हो, जैसे टूरिज्म तो आप अच्छे से पढ़ ही लो, क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म मुझे याद है 3-4-5 साल से एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बात होती ही रहती है। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट अभी स्टेट जीडीपी का कितना परसेंटेज टूरिज्म पे खर्च कर रही है, कितने रुपए बजट में कितना है टूरिज्म के ऊपर, उसमें एडवर्टाइजमेंट में कितना है, उसमें कैपिटल में कितना है, कितना पैसा रेवेन्यू आया हमारे पास पिछले साल, टूरिज्म से हमारे पास कितना पैसा आया है ना। तो एक जनरल बजट इकोनॉमिक सर्वे पे एटलीस्ट आपके अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर्स पे। फिर दूसरा, मध्य प्रदेश क्योंकि कृषि प्रधान है, उस रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हो, एग्रो प्रोसेसिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो भी पूछेंगे वो, और उसका भी आपको आंसर वही 3-4 पॉइंट्स में देना जो हम जनरल बात करते हैं। इसी तरीके से आप फिर आगे बढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़ो। प्राथमिकता के आधार पर जिन पदों को भरा है उनके कार्य एवं प्रमुख समस्याएं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचा, विभिन्न पदों की व्यवहारिक समस्याएं, उनके निराकरण के मौलिक एवं तार्किक उपाय। तो जितने भी आपने पद भरे एटलीस्ट उसका मोटा मोटा तो आपको काम पता होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा तो किसी को भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसी भी विभाग के अंदर क्या काम हो रहा है। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी में 3-4 ऊपर के पद भरे हैं तो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि पहला क्यों, बाद में क्यों। मैंने आपको फिर से बोल दिया, वो आपसे कोई भी बात पूछ रहे हैं, आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है भाई। किसी को अगर सबसे पहले आबकारी में जाना है तो जाना है, वो उसकी लाइफ चॉइस है, वो उसकी करियर चॉइस है, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना। और कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि दूसरा पद खराब है और मेरी नौकरी अच्छी है, ऐसी भूल कभी नहीं करनी है। पहले तो आपको ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी ऐसी सोच भी है तो वहां पर आप प्लीज मत बता के आइए उनको, मेरा सर मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यक्तित्व में ऐसे कुछ मुझे गुण दिखते हैं, या मेरा इस तरीके का ओरिएंटेशन है कि सर मैं अपनी क्षमताओं को पुलिस में ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। अगर आप एसडीएम हो तो आप बोलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंटल उसमें मैं ज़्यादा आगे आना चाहती हूँ, सर मैं एजुकेशन में कुछ करना चाहती हूँ, हेल्थ में कुछ करना चाहती हूँ, ऐसे।
और आप किसी अकाउंट्स में जानते बोले कि सर मुझे हमेशा से बचपन से मैथ्स पसंद था, मुझे स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो मुझे लगता है मैं क्षमता हूँ, कुछ भी चीज़ को आपको पॉजिटिव लाइट में ही बोलना है। ये नहीं ये बेकार खराब है, ये अच्छा है। आबकारी तो बोल दीजिए सर मेरे को शराब में मैं उसको रेगुलेट करना चाहती हूँ, जो हमारा एक्साइज है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू जो मिलता है सरकार को इसी से ही तो मिलता है, तो सर मैं उसमें कुछ भी आप बोल रहे हैं आपको पॉजिटिवली उसको जस्टिफाई करना है, दूसरे विभाग के ऊपर आपको लुक डाउन नहीं करना है। विभिन्न पदों की व्यवहारिक समस्याएं उनके निराकरण एवं मौलिक एवं तार्किक है। विभिन्न पदों की व्यवहारिक समस्याएं तो वो इतना नहीं पूछेंगे क्योंकि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने आपको बताया जो आप प्रायोरिटी लिस्ट में 5 टॉप भर रहे हो, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि आप वो क्यों भर रहे हो। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो, आप पढ़ो। पहला, इस तरह से आप साक्षात्कार की तैयारी का नियोजन करें ताकि आपके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों सहित जागरूकता की परख वाले विभिन्न क्षेत्रों पर भी आपकी जानकारी अप टू डेट हो, ताकि स्वयं में आत्मविश्वास जागृत हो सके। दूसरा, विश्लेषण क्षमता एवं चर्चित मुद्दों पर तार्किक सोच है तो विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठों का नियमित अवलोकन करें एवं उनके संक्षिप्त नोट्स बनाएं। तीसरा, आधी अधूरी एवं झूठी जानकारी देने से बचें एवं उसके स्थान पर विनम्रता से क्षमा मांग लें। 1 या 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं जानने से आपके कुल साक्षात्कार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बनिस्बत गलत जानकारी देने के। बैठिए। अप टू डेट वाली बात तो हम कर ही चुके हैं कि इंटरव्यू से सुबह तक का आपको अखबार पढ़ के जाना है। दूसरा जो इसमें है कि संपादकीय पृष्ठों का नियमित अवलोकन करें। संपादकीय भी देखिए ओपिनियन है, हो सकता है सेम मुद्दे पे आप 5 संपादकीय पढ़ेंगे तो 5 संपादक 5 अलग बात कर रहे हैं, लेकिन यू पिक योर स्टांस। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी एक डिबेट रहता है हमेशा, हम पर्यावरण की रक्षा करें कि हम अर्थव्यवस्था की। आप इस पे जो भी टेक ले रहे हैं ये आपका पर्सनल टेक है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप बोलें कि नहीं सर पर्यावरण तो बचना ही चाहिए और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़नी चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि ओपिनियन आपका ही है, लेकिन यू शुड बैक इट अप विद गुड रीजनिंग। आपका जो रीज़न हो वो सही हो और आपको फिर उस पर दृढ़ता से रहना है। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मेरा भी ऐसा मानना है कि ठीक है हम एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, कार्बन टैक्स की बात कर रहे हैं या कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं पहले वो शुरुआत करें। आप तो कंट्रोल करो भाई। आप अगर हमारा सब कुछ बंद करवा दोगे, इंडस्ट्री बंद करा दोगे, कोयला बंद करा दोगे, तो हम कहाँ जाएंगे? और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी रोज की मतलब ज़रूरत बढ़ रही है जो एनर्जी की वगैरह की, तो आप मना कर दोगे तो हम कैसे आगे जाएंगे? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर ठीक है एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको विश्लेषण करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली सर ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, लेकिन सर इस केस में जो ऑलरेडी जो लाभ पा चुके हैं देश फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट का, उन्हें पहले आगे बढ़ के अपने कटौती करना चाहिए। और हमारी जनसंख्या को हमेशा ध्यान में रखते हुए जो इसका आकलन होना चाहिए सर, वो ग्रॉस नहीं होना चाहिए, पर कैपिटा होना चाहिए। तो पर कैपिटा तो हम कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारी तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो तो जरा जरा से देश, जरा जरा सी पॉपुलेशन लेके इतना इतना कार्बन दिन रात उगल रहे हैं। एक क्वेश्चन था, जैसे कृषि बिल है तो पहले जितने भी संपादकीय वगैरह आते थे उसमें अच्छा बोला जाता था कि अच्छे हैं, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने इसको वापस लिया है तो स्टैंड चेंज हो गया हम लोगों का, तो क्या बोलना चाहिए वहाँ पे? मेरा जो पर्सनली था कि तीनों बिलों में कोई ज़्यादा बुराई तो नहीं थी, पॉजिटिव ही थे, तो मैं वैसे ही बोलूँगी। लेकिन पॉपुलर वोट जो कहता है फिर सरकार को वो मानना भी पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल एंड इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो आपने उसको वापस नहीं लिया, ठीक है। आप तो ये बोल दीजिए सबसे बेस्ट तरीका, न्यूट्रल तरीका, कि सर मेरे मत में ये पहले पॉइंट में ये बात कही थी, दूसरे बिल में ये थी, तीसरी, और सर मेरे हिसाब से वो विवेक सम्मत था, और अगर मौका मिलता तो शायद उससे कुछ अच्छा भी होता। लेकिन सर क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर उनको नहीं कोई बात समझ में आ रही तो गवर्नमेंट को अन्यथा फ्रिक्शन के अलावा इसको वापस ले लेना चाहिए। कुछ सुधारों के साथ में लागू किया जा सकता है। बोल दो आप, आपको लगता है तो आप बोल दो। जैसे मैंने स्टेट देखी 2022 तक हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, जबकि हमने बिल वापस ले लिया।
कैसे होगा फिर? नहीं, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मात्र इन 3 बिल से ही आय दुगनी होगी, और भी तो हजारों तरीके हो सकते हैं, है ना। न्यूट्रल रहना है आपको, मैंने आपको बोला बार बार, कोई राजनीतिक मुद्दे में नहीं पड़ना है। और वही मैंने आपको बोला ना कि एक नीति कोई इतने बड़े सेक्टर को चेंज नहीं कर सकती, हजार तरीके हैं। पहले तो मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मुझे तो लगता है सबसे बड़ी चीज है। इतने इतने से बिखरी पड़ी है जमीनें, उनको लाओ तो कमर्शियल फार्मिंग तो करो। हजारों, मतलब आप पढ़ चुके हो, आप ऐसा नहीं जो मैं बोल रही हूँ आपको नहीं पता, आपको सब पता है बातें। तो पहले वहां से तो शुरुआत करो, मूलभूत तरीके से तो शुरुआत करो। फिर उसके बाद आप देखते हो कि हमारी जो चॉइस ऑफ क्रॉप है वही इतनी खराब है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ गन्ना उगा रहे हो। ऐसी हजारों चीजें हैं, आप उससे बोलो 3-4 पॉइंट करके कि सर थोड़ा सा हमें सॉइल कार्ड हो, कितनी सारी योजनाएं जो चल रही है, बलराम ताल या सॉइल कार्ड हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके बाद आप एग्रो प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें हैं, उससे भी कृषि बहुत आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते, मशीनरी पे नहीं करते हैं, मिल्स पे नहीं करते हैं, जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है उस पर नहीं करते हैं। तो हमारा जितना भी प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो पानी के भाव बिक जाता है, फिक जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो उसके अच्छे गोडाउन बनाओ आप, गेहूं के, चावल के, चने के, धनिया के, जिससे वो ख़राब ना हो। आपको पता है ना कि मोर देन 50% ऑफ प्रोड्यूस हमारा फिक जाता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ भाई, स्टोरेज कैपेसिटी बनाओ, अच्छे ट्रक लाओ, प्रॉपर 3 टप्पर लगाओ जिससे आपका अनाज सड़े ना। लाखों चीजें हैं, आप पढ़ चुके हो। वैसे करके उस टॉपिक को वहीं खत्म करो। उन्होंने खोला ही इसलिए आप में चाबी भरने को, तो आप मत भरने दो अपने अंदर चाबी, उसको सहजता से बंद करो कि सर और भी बहुत सारे तरीके, सर इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आपको तो पता है कृषि के लिए अपने देश में। तो सर अगर उनको भी हम 3-4 को भी सही तरीके से सर हम बढ़ा देंगे तो ऐसे हमारा। इसमें भी जो क्वेश्चन रहते हैं जो हम तैयारी के दौरान, जैसे राजनीतिक क्वेश्चन जो दिन काम में चलते हैं, उनसे कैसे बचेंगे? जैसे हम क्वेश्चन तो हमारे वहाँ कैसे आते हैं कि जो नहीं, आज तक किसी से राजनीतिक क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं, मैम तैयारी के दौरान आते हैं, वहाँ तो नहीं पूछते, वहाँ फिर अलग हो जाता है, हमारी तैयारी वैसी नहीं होती है और मत उलझिए, हमारी तैयारी होती है। हाँ, मत भटकिए, मत भटकिए, मत समय बर्बाद करिए। मैंने आपको बोला आपको कितना सारा पढ़ना है, मैंने भी आपको बोला एक एक शब्द पे आपको इतना सारा पढ़ना है। ना वो पूछेंगे ना उनने कभी पूछा है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अगर वो पूछेंगे भी, मुझसे कभी नहीं पूछा, मेरे 4 इंटरव्यू हो गए, मेरे से कभी कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछा आज तक। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में, किसी से कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछा। उनको खुद को मनाही होती है, तो आप भी मत उलझिए, बेस्ट तो यही है। नहीं पूछेंगे, उनको पता है आदर्श नेता कुछ नहीं होता। आधी आधी झूठी जानकारी देने से बचे। हाँ, झूठ नहीं बोलना, नहीं आता आप बोल दीजिए मुझे नहीं आता। कभी भी गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, अपने बारे में कोई भी ऐसी बात मत बताइए जो झूठ है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गलत इंप्रेशन देगा। बाद में कभी पकड़ा गया, कभी उस वक्त वो समझ जाते हैं, मुझे तो लगता है वो समझ जाते हैं, वो फिर कुरेदते हैं आपको उस बात को लेके, आप ज़्यादा झूठ बोलते हो। तो झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, आप सहजता से बोलो सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था लेकिन सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। सिंपल आगे बढ़ो, क्योंकि आप ना उनको मौका दो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ सकें। आप 1 मिनट के रह जाओगे, फिर वो बाद में ज़्यादा नहीं पूछेंगे और वो आपको समझेंगे तो उलझने वाली है, उलझती है, वो मौका मत दो। तुरंत जैसे कोई टॉपिक नहीं आ रहा, सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका जो अच्छा इंटरव्यू मुझे लगेगा तब जाएगा जब आप उनको मौका दोगे कि बहुत सारी बात आपसे कर सकें, अलग अलग आपके ग्रेजुएशन से ही बात कर लें, पिछली नौकरी से ही बात कर लें, स्कूलिंग से बात कर लें, आपके ज़िले से बात कर लें, मोहल्ले से बात करें, आपके नाम पे बात कर लें, आपके विश्वविद्यालय पे बात कर लें, फिर करंट कोई मुद्दे चल रहे हैं 8-10 उस पर बात कर लें, मध्य प्रदेश पे बात कर लें, फिर SDM बनोगे कि डिप्टी SP बनोगे कि वो कमर्शियल टैक्स बनोगे, ऐसा। अगर वो इतने सारे टॉपिक टच कर पा रहे हैं डैफ के, मतलब सही है आपका। फिर वो उलझ, आप ना आप उलझ रहे हो ना वो उलझ रहे हैं। बोलिए। एक क्वेश्चन ये रहता है कि आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, तो इसमें क्या आंसर देना चाहिए, अच्छा या आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, तो बोलिए कि सर मेरा बचपन से सपना रहा है और मैंने सर पूरी मेहनत भी करी है, और सर अभी भी मैं मेहनत करते हुए अपनी सारी क्षमताओं को, मतलब मैं सच में सर सरकार में आकर पहले तो स्टार्टिंग में नीतियों के क्रियान्वयन में, और फिर अगर मुझे मौका मिलेगा तो ऊपर जाके
नीतियाँ बनाने में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी। और सर मेरा जैसा व्यक्तित्व है, अगर मुझे लीडरशिप का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा पाऊँगी और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका काम वही है। एज अ ब्यूरोक्रेट दैट इज़ योर ओनली जॉब टू गेट दोज थिंग्स रीच टू द लास्ट माइल। मैम इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा नीतियों का क्रियान्वयन तो सभी लोग करेंगे, लेकिन आप में क्या स्पेशल क्वालिटी है? वही जो हमने इतनी सारी पढ़ी, वही है अच्छे लीडर की ही क्वालिटी, वही अच्छे इंसान की ही वही क्वालिटी है कि सर मैं निर्णय लेने में सक्षम होती हूँ, सर मैं विपत्तियों से घबराती नहीं हूँ। अगर आप मुझे कभी मुश्किल वाले समय में डालेंगे तो सर मैं दृढ़ता से उसको आगे बढ़ाऊंगी, साहस दूंगी। फिर आप बोलो कि सर ईमानदार हूँ, सत्यनिष्ठ हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, यही है लीडर। आपको लीडर बनाया जाएगा, आपको वही करना है। तो आपका मेन काम है कि आप खुद कितना मोटिवेटेड रहते हो, पहले तो थ्रू आउट, और दूसरा आपके साथ जो टीम है। देखो आपका काम, आप जाओगे ना सरकार में, आपका काम खुद कुछ नहीं है, आपका काम है काम लेना, काम करवाना उस फोर्स के साथ जो नहीं काम करना चाहती, क्योंकि सरकारी तंत्र ही ऐसा है। लेकिन उसमें उनको मोटिवेट करना, अपना पर्सनल जो आप लेके आए हो नौकरी में उसको भी आगे बढ़ाना, और फिर जो आपकी सरकार से की जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आपको टास्क मिलेगा। मैं अभी जिस जॉब में हूँ मेरे पास टास्क है, मेरे पास एसपी ऑफिस से टास्क है, मेरे पास डीजीपी ऑफिस से टास्क है, मेरे पास सीएमओ से टास्क है। तो उस टास्क को लागू करना मेरी पहली ड्यूटी है, और फिर लोगों को मोटिवेट करना, और फिर जो मैं पर्सनल कुछ टच देना चाहती हूँ, कुछ और बढ़ावा देना चाहती हूँ, वो भी मेरा जॉब। आप वैसे ही उसको आंसर को पुट करिए। आप पढ़िए लास्ट में कॉर्नर, आपको दिख रहा है, बताइए। निरंतर अभ्यास करें ताकि स्वयं में आत्मविश्वास जागृत हो, संतुलन बनाए रखें एवं अत्यधिक शिष्टाचार एवं किसी तरह की अन्य गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कृत्रिमता को पैदा न होने दें। हर मुद्दे पर अपनी मौलिक सोच अवश्य रखें। ठीक है, बैठिए। इंटरव्यू जाने से पहले कम से कम 3-4 मॉक इंटरव्यू दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने खुद ने देखा है कि कैसे कैसे बदलाव आया है। जब मैंने पहली बार दिया था, हाथ कहीं जा रहे हैं, पैर कहीं जा रहे हैं, चेहरा ज़्यादा हिल रहा है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने समय से हमने कोई फॉर्मल सेटिंग में कोई इंटरव्यू तो दिया नहीं, अपने घर में ही पढ़ाई करी, दोस्तों के बीच रहे। यस, हाय, इस तरीके के इनफॉर्मल वर्ड्स भी बार बार आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, फॉर्मल रहना, कृत्रिमता नहीं लानी। मैंने आपको बोला इतना भी आर्टिफिशियल नहीं बन जाना कि उनको लगे कि रोबोट है कि इंसान है, ऐसा भी नहीं। जी सर, हाँ सर, ऐसे भी नहीं करना जी। सहजता से आप मॉक इंटरव्यू देंगे जब 2-3 और फीडबैक को सीरियसली लेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, मॉक इंटरव्यू के बाद भी जो मैंने नहीं किया लेकिन आपको बिल्कुल करना चाहिए, आप बिल्कुल कांच के सामने बैठिए। वही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पता है ना, ऐसा तो नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता हो कि 2-4 क्वेश्चन शायद ऐसे पूछेंगे वो, वैसे मुझे लगता है आपको पता ही है क्या चीज़ पूछेंगे, बट आपको अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखना है, शॉर्ट रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट रखना है, कहानी नहीं बतानी है। 3 पॉइंट 4 पॉइंट खत्म, तभी आप उनको मौका दोगे कि वो अगला क्वेश्चन दें। फिर आप वो एक ही पे कहानी गढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका समय। और आप लोगों का कितना मिनट चला था इंटरव्यू? लगभग 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। आपका 12 से 20 मिनट। देख लो, इतना सही टाइम है। कहानी नहीं बनाना, खटखट 2-3 पॉइंट बोलना, अगले टॉपिक पे आना। आप पढ़िए रेड, आप देख पा रहे हो? साक्षात्कार में जाने से पूर्व आप जिस जिले, तहसील, संभाग के निवासी हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विभिन्न शीर्षक अंतर्गत प्राप्त करें तथा उन्हें अच्छे तरीके से याद कर दिया। जिले का महत्व किस दृष्टि से है? पर्यटन, कृषि, औद्योगिक या अन्य। जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी, उनका ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी, खासतौर पर उनके कार्य, वर्तमान वर्ष में घटी प्रमुख घटनाएं, कोई अन्य कोई विशेष बात, साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत स्तर पर तैयारी, अपने बारे में स्कूली पढ़ाई से लेकर जहां तक आपकी शिक्षा हुई है उसका संपूर्ण विवरण। ये तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं, डैफ में बात करना है। पर्यटन, कृषि, औद्योगिक, जो भी आपका जो मेजर
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिस भी ज़िले से हो, जैसे मैं गुना से हूँ तो वही मालवा में आता है, तो कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल है। धनिया जैसे आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा धनिया है, एक लेदर का कॉम्प्लेक्स भी खुल गया है यहाँ गुना में, फिर दो CPSU भी है, NFL भी है वहाँ पर, गेल भी है, सब आपको क्लियर होना चाहिए। भारत सरकार के कोई उपक्रम है आपको पता होना चाहिए, राज्य सरकार के कोई उपक्रम है आपको पता होना चाहिए, मुख्य मोटी मोटी अर्थव्यवस्था, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, कृषि प्रधान है तो अगर देवास में आ जाओ तो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इस तरीके से मोटा मोटा जो आपको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो आपको और अच्छे से पॉइंट वाइज क्रिस्प तरीके से रेडी रखना है। वही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए, वर्तमान में घटी अन्य कोई विशेष बात स्कूली पढ़ाई से लेकर। कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए सूट में। विशेष साक्षात्कार में जाने से पूर्व आप जिस जिले, तहसील, संभाग के निवासी हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी निम्न शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त करें तथा उन्हें अच्छी तरह से याद रखते जाएं। पहला, अगर आप किसी विषय मसलन खेलकूद, संगीत, चित्रकार या कोई अन्य प्रतिभा से संपन्न है तब उसके बारे में अगर कोई समाचार या पत्रिका में छपा है तो कटिंग्स व प्रमाण पत्र आदि। सेकंड, अगर आपके लेख किसी पत्र पत्रिका में छपे हैं तब उनकी कटिंग। थर्ड है PSC लोक सेवा आयोग में आने का उद्देश्य। फोर्थ, अगर अपनी रुचियों का विस्तृत विवरण साक्षात्कार में बताएं तथा उन अभिरुचियों से जुड़े हुए शीर्ष स्तरीय व्यक्तियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। और फिफ्थ है अन्य कोई प्रमुख बात जो आप साक्षात्कार में बताना चाहें। ठीक है बैठिए। हमने बात करी थी वर्ल्ड लेवल पे जो मेजर प्लेयर्स हैं, मेजर अचीवर्स हैं, वो आपको पूरे पता होना चाहिए। जो लेटेस्ट जिसने भी ट्रॉफी जीती है, जो हुएवर इज द चैंपियन राइट नाउ, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट। उसके बाद इस तरीके का टैलेंट तो मेरे में था नहीं दूर दूर तक, लेकिन अगर आप में है तो कटिंग भी आप लोग लेके जाओ। यू शुड हैव अ प्रूफ कि सर इस लेवल का मैं हम देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहे हैं। स्कूल भी चलेगा, स्कूल लेवल पे जाओ, जिस भी लेवल पे हो, अगर उसका आपके पास प्रूफ है न्यूज़पेपर पे आप लेके चले जाओ। छोटी लेवल पे आपकी इच्छा है, मैं तो नहीं लेके गई है। अगर और अच्छे लेवल पे तो बहुत अच्छा है, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे हो तो वो भी दिखाना चाहते हो तब दिखा। हॉबी से जुड़ा तब तो आपका अचीवमेंट हो तो ले जाओ, बिल्कुल लेके जाओ। अब जो आप लेना चाहेंगे, अभ्यर्थी का नाम किसी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल में है, किसी प्रमुख व्यक्ति से स्पष्ट कर सकते। जन्म तिथि स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। वर्ष इम्पोर्टेंट, उस डेट पे अगर कोई और महान पुरुष का कोई बर्थ हुआ हो, किसी की जयंती हो, किसी की डेथ एनिवर्सरी हो, इम्पोर्टेंट। फिर वो व्यक्ति और उसकी पूरी जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट। उसके लिए पूरा बुक वगैरह भी पढ़ना चाहिए। गूगल कहाँ बुक में मिलेगा आपको? ग्राम या नगर, प्रमुख समस्याएं, प्रमुख विशेषताएं, संभावनाएं, आसपास का चर्चित स्थल, घटना, ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम, सामाजिक आर्थिक दशा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाएं आपको पता होना चाहिए, उसकी पात्रता पता होना चाहिए, वो कितनी सक्सेसफुल हैं, कितनी नहीं सक्सेसफुल हैं, कौन सा जिला आगे, कौन सा जिला पीछे। उस तरीके की योजना अगर केंद्र सरकार से चल रही हो तो वो भी, कोई विशेष उपलब्धि हुई हो, जैसे सफाई के में एक इंदौर है जो पूरे नेशनल लेवल पे अलग एक मकाम पा चुका है, तो ऐसा कोई जिला हो, किसी जिले को कोई पुरस्कार मिलता है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, अभी फेमस कोई पद्मश्री हो मध्य प्रदेश से, वो आपको पता होना चाहिए। जितने भी पद्म पुरस्कार मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जिले का नामाकरण का आधार, संबंधित जानकारी, समस्याएं, संभावना, पूरा जिले रिलेटेड। आपके अभी भी आपके कौन कलेक्टर है, कौन SP है, इससे पहले कोई अच्छे कोई कलेक्टर रहे हो, आपसे पूछा जाएगा कि आप किससे इंस्पायर्ड है। मतलब मैंने तो इसमें सीधी सी बात बोली थी क्योंकि उस वक्त मैं ऑलरेडी डेप्यूटी SP थी, तो मेरे जो आदित्य प्रताप सर थे हमारे SP साहब थे मेरे, और डेफिनेटली उन्होंने मेरी बहुत मदद करी थी पूरी प्रिपरेशन में। मैंने तो बोला कि सर मुझे तो उनका काम करने का तरीका बहुत सिंपल सा ही आंसर देना है आपको,
सर मुझे उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस वक्त आपको अपने स्टाफ की ज़रूरत के हिसाब से एक्ट करना चाहिए ना अच्छी लीडर को। तो उन्होंने महसूस किया कि मैं यूपीएससी देना चाह रही हूँ, मैं बनना चाह रही हूँ, मैंने वैसे ही आंसर दिया, दे वर सेटिस्फाइड। मतलब आपको क्या पता तेलंगाना में कोई कलेक्टर क्या काम कर रहा है, आप जिसको देखोगे, जिसका काम आपने आसपास महसूस किया हो या आपके लोगों ने महसूस किया है, मुझे लगता है वो आंसर देना ज़्यादा सेफ है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, बजाय ऐसा व्यक्ति का नाम लेना जिसका आपको पता ही नहीं, आपने खुद ने 2 लाइन पढ़ी है कहीं अखबार में। तो आप तो खुद ही देखो मध्य प्रदेश में, आप अपने कभी अपने घर वालों से बात करो, बड़े बूढ़ों से बात करो, वो कोई ना कोई 1-2 अच्छे लोगों के बारे में बता ही देंगे। वो ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं। आप तो उसको सिंपल ही रखिए कि सर मेरे दादाजी बताते थे कि ऐसे एक आए थे साहब, उन्होंने ये किया वो किया, तो सर मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसा काम करना चाहूँगा। दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और मैंने बिल्कुल ऐसे ही आंसर दिए, बिल्कुल क्या बोलूँ मैं आपको, बिल्कुल नॉनशलांट से, मतलब कोई बनावटीपन नहीं था उसमें 1%। मैंने हॉबी क्या लिखी थी आपको बताती हूँ। मैंने हॉबी लिखी थी ऑस्कर की मूवीज़ देखना, जो मुझे सच में बेहद पसंद है। ऐसी हॉबी डालो जो सच में पसंद है, तो आपको अलग से दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। और ऑस्कर की मूवीज़ मैंने पूरी 1932 से लेकर ऑलमोस्ट अभी सारी देखी हुई है, मुझे सारे रिकॉर्ड भी पता है। तो मेरे को सच में पसंद थी, तो मुझे बनावटी नहीं बनना पड़ा। उनने मुझसे टॉप 5 मूवी पूछी, मैंने वो भी बता दी। उसमें से 2-3 मूवीज़ तो मेरी और मैम की सेम भी थी कि हम दोनों की पसंद की थी। हमने 1-2 मूवी के ऊपर डिस्कशन भी कर लिया, ठीक था। कोई बड़ी हॉबी थोड़ी थी मेरी, मूवी देखना था, यही बोला, उनको अच्छा लगा। अगला मैंने कहा बच्चों के साथ समय बिताना। बोला क्यों? मैंने कहा कि मैम इतना स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम की तैयारी करते करते, और तो कोई हॉबी ज़िंदा रह नहीं पाती, तो बच्चों के साथ रह के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो वही सबसे खुशी का टाइम। दे लाइक्ड इट कि चलो कोई सच्ची बात तो बोल रहा है, बनावटी तो नहीं बोल रहा है। दे रियली लाइक्ड इट। मुझे 2-3 बार गुड भी बोला। ये सब कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बताने को कि आपको नहीं परेशान होना बहुत ज़्यादा। अगर कुछ नहीं उपलब्धि तो उसको ज़बरदस्ती मत बनाओ। कुछ कर लिया बहुत अच्छी बात है, आप नेशनल लेवल के प्लेयर हो, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खेल गया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है, फिर आप जो हो बिल्कुल वैसा ही पेश करो अपने आप को, कॉन्फिडेंटली। राज्य का तो आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश सिविल सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हो, मध्य प्रदेश में ही आप काम करोगे, मध्य प्रदेश से ही आप हो, तो आपको पूरे चर्चित व्यक्ति, चर्चित घटना, राज्य स्तरीय विवाद, राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पूरा कितने बॉर्डर स्टेट हैं, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, नर्मदा हो गया या बेतवा हो गया, सारा ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए। 3 कमजोरियां बताएं, वरीयता क्रम निर्धारण का आधार, डिप्टी कलेक्टर, एसपी वाणिज्य। कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल आंसर रखो उसका कि सर मेरी ऐसी क्षमताएं हैं, मैं बचपन से बनना चाहती थी, मेरे ये सर मेरे व्यक्तित्व के गुण हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली एक अच्छी टीम लीडर बनूंगी और इसी तरीके से जनता को लाभ पहुंचाऊंगी और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करूंगी। आपके अंदर क्या गुण है, वही मैंने बोला। सर मैं डिसीजन लेती हूँ, मुश्किलों में डरती नहीं हूँ, विषम परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करता हूँ, इस तरीके से। डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो मैंने आपको अब ये बहुत, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मेरे से पूछा था कि आपको, हाँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पुलिस में थी, डेप्यूटी एसपी थी, कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करोगे। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप 1000 चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैंने उसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में थी, मैं ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशन में थी, तो मैंने उसमें सीधा दिया सर सबसे पहले तो मैं मेरी फोर्स में जो महिलाएं हैं उनको लीडरशिप पोजीशन दूंगी, एसएचओ बनाऊंगी, थानाधिकारी। तो जब थाने को इंचार्ज ही मैं एक वुमेन बना दूंगी तो डेफिनेटली एक ओरिएंटेशन बदलेगी। तो ऐसे आप स्टार्ट करो। फिर कुछ भी आप बोल सकते हो अगला, की जो ऑलरेडी जो नीतियां हैं उसकी मैं मॉनिटरिंग करूंगी और उसको विशेष स्पॉटलाइट में मीटिंग लूंगी। देखो आपके पास 100 योजनाएं आएंगी आपको जिसकी मॉनिटरिंग करना है, लेकिन फिर आपकी जो प्राथमिकता है उस पर आपको रेगुलर मीटिंग लेना है और फिर उसमें सेट गोल और टाइम सेट करना है कि भाई मुझे 5 दिन में 8 दिन में ये रिजल्ट चाहिए। ये मैं इसलिए बता पाया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सिस्टम में हूँ, तो आप ऐसी बात भी कर सकते हो। टीम रिलेटेड बात करो, मोटिवेट करने की बात करो, उनको लीडरशिप पोजीशन दूंगी वो बात करो, मेरी प्राथमिकताएं सेट करूंगी, मीटिंग लूंगी अलग अलग लोगों को मिला के, ऐसे आप एक बात कह सकते हो। 3 कमजोरियां
इस पे मेरे से तो हालांकि आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट मैंने ऐसा सुना है कि इस पे आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि वो कमज़ोरी भी आपकी ताकत जैसी लगे। जैसे कि आप बोल सकते हो कि सर मैं ढिलाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो ये कमज़ोरी भी हो गई। मैं इम्पेशेंट सी हूँ, लेकिन वो इट कैन वर्क इन योर फेवर ऑल्सो कि सर मुझे काम समय पे चाहिए, मैं टाइम लिमिट में ही काम करना पसंद करती हूँ, है ना। ये कह सकते हो कि मैं एक ये चीज़ हो गई। फिर आप दूसरी चीज़ कह सकते हो कमज़ोरियों में, सेंसिटिव तो कमज़ोरी भी हाँ बोल सकते हो आप, लोगों के प्रति करुणा जो होती है बोल सकते हो। मतलब इस तरीके से भी आप एक आंसर बना सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ बोलो जो कि एकदम अब ये मत बोलना कि सर मुझे तो सिगरेट पीने की आदत है मतलब ये कमज़ोरी मत बताना उनको। कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग को भी आप वीकनेस ले सकते हो, लेकिन आप उसको फिर पॉजिटिव लाइट में कैसे दिखाओगे? लाइक ओवरथिंकिंग ऑलवेज नेगेटिव में ही होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पॉजिटिव कह सकते हो कि सर अगर मेरे से कुछ काम मेरा पूरा नहीं होता तो वही मेरे दिमाग में चलता रहता है, फिर मैं उससे आगे नहीं सोच पाती हूँ। तो इसका मतलब ये कि मैंने दिमाग में कुछ सोच लिया, ठान लिया, तो मुझे काम करके देना है, तो सर कई बार हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा पुशी हो जाती हूँ, फिर मुझे काम करना ही। कुछ भी आप ऐसी चीज़ बोलो कि वो एकदम नेगेटिव ना जाए, वो आपके पॉजिटिव ही दिख रहा है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, मैं ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे काम समय पे चाहिए, मैं ईमानदारी जो ईमानदार नहीं होते मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, इस तरीके से। ओवरथिंकिंग से डिसीजन नहीं ले पाते ना। उलझिए मत, उन्होंने एक बात कही, मैंने उसको कवर कर दिया। वो मेरा भी यही था कि हम अगर ओवरथिंकिंग चलती रहेगी तो फिर किसी एक निर्णय पे हम पहुंच नहीं पाते। नहीं, मैंने ओवरथिंकिंग का क्या बोला कि अगर मेरा कोई काम कंप्लीट नहीं होता, मेरा टारगेट, तो मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तो मैंने ओवरथिंकिंग को उतना सा ही डिफाइन कर दिया है। ऐसा सोच सकते हैं ना तो मत बोलिए आप, आपके ऊपर है ना, ये तो उनकी कमजोरी है ना ओवरथिंकिंग। हम तो ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, अगर कमजोरी पूछी जाए बोल दीजिए, नहीं पूछेंगे लेकिन वो कभी। ये भी कर सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट है कि मैं फोकस्ड ही रहती हूँ। आप गुस्से का बोल सकते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। नहीं, ये तो मत बोलिए आप। और वैसे भी नौकरी करते करते आपका गुस्सा होना बंद ही हो जाएगा, या रोज कितनी बार गुस्सा होगा। कुछ भी माइल्ड सा बोल सकते हो। वैसे मुझे पता नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये सब ना, ये अपने कॉलेज वगैरह में जो हम देते हैं प्लेसमेंट वगैरह, उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे ये सब नहीं पूछेंगे ज़्यादा। अभी तक मेरा तो नहीं रहा अनुभव, हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया, बट जस्ट इन केस पूछ ले, मान लीजिए जिसकी रिमोट पॉसिबिलिटी है 0.001%, आपको जैसे बोलते मैं काम को लेके इम्पेशेंट हूँ सर, मुझे काम चाहिए, ऐसे करके 1-2 पॉइंट पे आप उसको कवर कर देना टिप टीएस में। फिर मैंने बता दिया जो आप टॉप 5 पोस्ट भर रहे हो उसमें आपको, और उसको ना पर्सनल रखो कि सर मेरा सपना था, या मेरी मम्मी का सपना था, या मेरे ऐसे गुण हैं, या मेरे ऐसे दोष हैं, मेरी ऐसी पसंद है, मेरी ऐसी स्किल सेट है। जैसे मान लीजिए कोई सीए है तो डेफिनेटली वो अकाउंट्स वगैरह में, वो वाणिज्यिक कर में अच्छा जाएगा ना, तो दैट अलाइंस, तो इट इज़ गुड, है ना, कि आपका पिछला बैकग्राउंड और आपके आगे का जो जॉब प्रोफाइल है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। बोलिए, आप कौन से बैकग्राउंड से हो? साइंस से। आई डोंट नो पर्टिकुलरली, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स तो बढ़ ही जाती हैं मैथ्स वगैरह से, फिजिक्स वगैरह से ना, चीज़ों को और आप रैशनल ऑब्जेक्टिव देखते हो, लाइक इनपुट आउटपुट, इनपुट दिया एक फॉर्मूला लगा, आउटपुट, इस तरीके से मैथ्स फिजिक्स ये कह सकते हो आप। मुझे भी इसका नहीं सही से आंसर पता है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई एक बैकग्राउंड का व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है या दूसरे बैकग्राउंड का व्यक्ति ऐसा नहीं होता। सबके अपने प्रोज कॉन्स होते हैं, बट यही कह सकते हो कि सर ऑब्जेक्टिव तरीके से हम देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होती है, कट मतलब क्लियर कट होती है कि एक सेट ऑफ वेरिएबल्स दे दिए, इनपुट में आउटपुट आ गया। ऐसे ही साइंस चलता है ना, ऑब्जेक्टिविटी साइंस, दैट्स हाउ साइंस वर्क्स ऑब्जेक्टिवली। इट इज़ नॉट व्हाट आई वुड से, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस, कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाओगे तो पानी ही बनेगा, कहीं भी बनाओ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से।
एकेडमिक करियर, अगर एकेडमिक करियर में आपको कोई गैप हो, मैंने आपको बोला कोई गैप है आपको पता होना, जस्टिफाई करिए। स्कूल या कॉलेज का कोई मोटो हो, कोई मोटो वगैरह हो, वो आप ध्यान कर लो। क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में क्यों जाना चाहते हैं, अपने साइंस विषय छोड़कर आर्ट्स विषय क्यों लिए, इंजीनियर हो तो प्राइवेट में क्यों नहीं। अब जैसे मेरे से कोई पूछे कि साइंस विषय छोड़कर आर्ट्स क्यों लिए, तो मैं तो बोलूँगी सर मुझे हमेशा से आर्ट्स पसंद था, और जब मुझे पता चला कि इस परीक्षा में उनको पढ़ने का मौका है तो मैं डेफिनेटली उसको पढ़ना था। और मुझे वाकई सोशल स्टडीज़ पसंद थी, मतलब 10th तक। लेकिन आपको पता है कि 10th के बाद अगर आप पढ़ाई में अच्छे होते हो तो कोई आपको आर्ट्स लेने नहीं देता। और मैं जिस कॉलेज में थी, मैं जिस स्कूल में थी, वहाँ पे आर्ट्स था ही नहीं। तो अब मैं अपने सारे दोस्त छोड़ के तो आर्ट्स लेने नहीं जाती, तो फिर हमने साइंस ही ले लिया। अपने साइंस विषय छोड़कर आर्ट्स विषय क्यों लिया, अब इंजीनियर है तो प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते। तो बोली सर कि इंजीनियर है तो हम गवर्नमेंट में भी तो लाभ दे सकते हैं ना, गवर्नमेंट में तो इंजीनियरों की पद होता है, ऐसा थोड़ी कि सारे इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में ही जा रहे हैं। पूरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है जो सिर्फ इंजीनियर रिक्रूट करता है गवर्नमेंट के लिए। तो सर मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैं गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैम अगर गैप 4 से 5 साल का है तो उसको कवर अप कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आप बताइए जो आपका स्टोरी है कि सर ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसी परिस्थिति आ गई, मैं कुछ समय से बैकअप नहीं, उठ नहीं पाया, जुड़ नहीं पाया, जो भी आपका जेन्युइनली है। अपने स्नातकोत्तर विषय का चयन किस आधार पर किया, दोनों विषयों में संबंध, समानता, विषमता, प्रशासन में इन विषयों की क्या उपयोगिता है, स्नातक के विषयों का सरसरी तौर पर अध्ययन करें। जो भी ग्रेजुएशन है फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मोटा मोटा पता होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट था वो क्या होता है, मोटा मोटा पता होना चाहिए, उसमें ये पढ़ाते हैं। फिर पूछा सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये क्या होता है, लैब्स कौन कौन सी थी वो पूछी थी। ऐसे मोटे मोटे 4-5 चीज़ें पूछी थी इंजीनियरिंग रिलेटेड, वो एक एक 2-2 लाइन में ही आपको बोल के ख़त्म करें। मतलब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही बोल्ड आउट हो गए, अरे भाई ये क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहजता से आप सर डिजिटल में ये पढ़ाते हैं, सर सैटेलाइट में ये पढ़ाया, ये लैब होती थी, छोटा छोटा था, 2-4 लाइन में ख़त्म कर दी थी। आपकी अभिरुचि प्रशासन में किस तरह मददगार होगी, जैसे मैंने आपको बताया अभिरुचि एवं शौक में क्या अंतर है, ये तो मुझे नहीं पता। आप में से किसी को पता है? हाँ शर्मा जी बताएंगे तो। नहीं मुझे वाकई नहीं पता। अभिरुचि संबंधित उत्तर केवल तथ्यात्मक होने के बजाय बौद्धिक व्यावहारिक, मैंने आपको बोला तथ्यात्मक नहीं, बौद्धिक और व्यावहारिक। ये आप कांच के सामने बैठे हैं या अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं और इस तरह के क्वेश्चन पे आप डिस्कस करा। तो मैं परिचय दें, क्या परिचय देंगे भाई? सबसे छोटा, सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन इस में इस वर्ष में किया है और अब मैं सिविल सेवा में इस तरीके की इच्छुक हूँ, खत्म। इसके बाद वो आपसे पूछें और क्या ये हो तो आपको बहुत लंबा चौड़ा आपको कहानी नहीं बतानी। वैसे इट डजंट सेंड अ वेरी गुड इम्प्रेशन। हिंदी है तो हिंदी बोलिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश बोलिए। थोड़ा इंग्लिश इनफॉर्मल सा हो जाता है, जैसे अपन बट, यूजुअली, अच्छा मुझे नहीं अच्छा लगता और मुझे नहीं लगता किसी को भी अच्छा लगता है। आप तो हिंदी में ही बोलिए। मैं ये नहीं कह रही आप क्लिष्ट हिंदी यूज़ कर, मतलब क्लिष्ट हिंदी का उपयोग करें या फिर वो साहित्यिक हिंदी भी मत बोलो, लेकिन हिंदी कर रहे हो तो हिंदी ही बोलो। स्टार्टिंग में जाते हैं तो गुड मॉर्निंग या फिर नमस्ते हिंदी में आपके ऊपर है, दे डोंट माइंड। कई बार वही आते थे गुड मॉर्निंग आइए, वही बोल देंगे तो आप गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। नहीं 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 ऐसा कुछ सहज। 1 मिनट में परिचय, 1 मिनट तो बहुत लंबा होता है, मैं आपको बता रही हूँ। 2-3 लाइन बोलिए, फिर वो खुद ही पूछेंगे अच्छा यहाँ से हैं, और कुछ नहीं तो आपसे पूछेंगे ग्रेजुएशन कब हुआ, कौन से साल में हुआ, किस में किया, वो खुद ही पूछ लेंगे। अपने आपका वर्णन करें, अपने नाम का मतलब, किसने नाम दिया, किसने भी दिया है, आपका नाम का मतलब क्या है? ये मैं मुझे एक पंक्ति में अपने आप को परिभाषित करें, किसी को नहीं। मैं तो शायद नॉर्मली जो हूँ वही बोलूँगी। नहीं मतलब एक पंक्ति में परिभाषित करें तो क्या बोलोगे? तो नाम बताएं, क्या बताएं? नाम, कहाँ से हैं और सिविल सेवा में आना चाहती हूँ। कुछ परिभाषा तो है नहीं है सच अलग से, या आपको किसी के दिमाग में कुछ है, अगर आंसर तो बताओ। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए अभी तक ना, तो इसलिए मेरे अंदर आंसर नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मतलब मॉक वगैरह पूछते हैं तो अपने बारे में बताइए ही पहला क्वेश्चन होता है, कहाँ से हैं, क्या किया है।
तो इसलिए मेरे दिमाग में आंसर नहीं। आप में से किसी के दिमाग में आंसर है एक पंक्ति में परिभाषा? शर्मा जी, मतलब ये एक टेंटेटिव बातें हैं, इस पे जो लगेगा उस पर डिस्कस करेंगे, जिस पे नहीं है उस पर। कोई उपनाम कोई है, हम कोई कुछ बुलाता है, बताइए आपके पिता का नाम क्या है, प्रोफाइल क्या है, कहाँ से आते हैं, पैट्रिक कहाँ से है, ये तो पूछ ही सकते हैं। शौक रुचि ये तो पूछ ही सकते हैं डेफिनेटली। शौक में बता दिया संगठन ने। फिटनेस हो गया तो आप बोल सकते हो कि सर फिट इंडिया है, कोरोना है, महामारी है, आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, कितनी सारी योगा है, तो मतलब ये तो गवर्नमेंट का फर्स्ट एजेंडा है अब तो फिटनेस। इनफैक्ट पूरे विश्व का एजेंडा है फिटनेस। बोलिए सर मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, टीम को मोटिवेट। इस बार आपको सफलता नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? तो फिर से लगेंगे सर पॉजिटिवली। शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है बता देना, आपने पिछली उपलब्धियां बता दी, किसी भी अतिरिक्त। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आप क्यों बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, पहले क्यों, ऐसे कोई नहीं पूछता। तो वो आपको इस चीज़ की कोई मतलब मैं आपको ही बोल रही हूँ कि आपको इस चीज़ का कोई एक नेगेटिव अपने अंदर हीन भावना लेके नहीं जाना। वो पूछेंगे भी नहीं आपसे, उनके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है पूछने को कि वो आपको इस तरीके की जिस चीज़ से आपको कोई पिंच करे या पोक करे या आपके कोई नेगेटिव कोई विफलता हो जीवन में कोई, वो ऐसी कभी बात भी नहीं करेंगे और आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं। जीवन का दर्शन क्या है, कुछ अच्छा काम आपने किया, कोई भी छोटा मोटा बोल दीजिए। तो पिछली बार ऐसा था, हमने कॉलोनी में मिलकर सफाई करने का, हम 4 बच्चों ने या 4 लोगों ने, अभी कुछ भी छोटा मोटा। मैंने आपको बोला झूठ नहीं बोलना है और कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं रखनी। किया है, किया ही होगा। हम महीने में 2 महीने में कुछ ना कुछ तो अच्छा एक भला काम, सेल्फलेस काम कर ही देते हैं, वो तो नहीं बोलिए, कोई बात नहीं है। साक्षात्कार के दिन का महत्व, अगर कोई डेट है, मैंने आपको फिर से बोला कोई जयंती है, कोई है, वो आप अनुक्रमांक क्या है आपका, लंबाई, वजन, आयु कितनी है, प्रसिद्ध व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, 3 कमजोरी 3 मजबूत पक्ष बना दीजिए। आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, गैर सरकारी नहीं। मैंने आपको ये बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सर मैं सेवा करना चाहती हूँ सरकार के द्वारा ही, और मैं पहले नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहूँगी, अपनी लीडरशिप स्किल्स के थ्रू लोगों तक पहुँचना चाहूँगी, और उसके बाद मैं सरकार में जो नीति बनाने का जो ढांचा, इसको पॉलिसी मेकिंग बोलते हैं, अपने बाद के करियर में पॉलिसी मेकिंग में भी जाना चाहूँगी। तो ये एनजीओ में थोड़ी मिलता है ये इतना बड़ा एक्सपोजर। जो एक्सपोजर जो सरकार आपको देती है कि आपको इतनी सी उम्र में लाखों लोगों के ऊपर बिठा देती है, उनका लीडर बना देती है, एनजीओ में थोड़ी वैसा काम मिलता है। तो वो आप बोलिए कि सर जो एक्सपोजर पॉलिसी मेकिंग में तो जाओगे, कलेक्टर की बात यही तो बनते हैं सर, सेक्रेटरी। ये हम बात कर चुके हैं। मैंने आपको बोला सारी शाखाएं एक बार सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना, मोटा मोटा 2-2 लाइन का, अपने क्षेत्र शाखा में नवीनतम विकास के बारे में। हाँ ये अच्छा पॉइंट है। अगर बायोटेक से हो या कोई ऐसे सनराइज सेक्टर से हो जिस पे गवर्नमेंट की नीति भी है, जैसे फार्मा इज द फ्यूचर, ठीक है, वैक्सीन डेवलपमेंट हो गया, बायोटेक हो गया, इट इज़ द फ्यूचर। कोविड के बाद तो मोर देन एवर आपको सब उसके बारे में क्लियर पता होगा। जिस विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होती है उसके बारे में जानकारी आप पढ़ लेना। स्नातकोत्तर के विषय से संबंधित कुछ पूरे सब्जेक्ट वाइज कर लेना, तो सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज 2-2 लाइन इसके बारे में। और ये इसमें एक पॉइंट है मिस हो जाता है, अच्छा है स्लाइड में, अपने क्षेत्र की शाखा में नवीनतम विकास के बारे में जागरूकता। और आपको अपने स्नातकोत्तर को इस विषय में क्यों चुना नहीं पूछेंगे, मैंने आपको बताया, वो तो आपके ऊपर है चुना। उच्च शिक्षा के बाद भी आप इससे क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप नहीं सोचते आपको विशेषकर में योगदान करना चाहिए, बोल आपको यही बोलना है कि सर मैं हमेशा से मेरा सपना था सिविल सर्विसेज में आना, वही आंसर है इसका, और उसको पर्सनल रखना है मैंने, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई आंसर बनाओगे ना कि ये बुरा ये अच्छा, भाई कौन कहता है कि पीएचडी बुरी है, बुरी तो नहीं है, जो पीएचडी कर रहा है वो भी सही कर रहा है। सर मैं ऐसी हूँ, मेरा ये सपना है, मेरे अंदर ये स्किल सेट है, और मैं ऐसे ऐसे करके अपना एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी चाहूँगी ना, करियर में पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी तो कुछ होता है, और उसी के साथ साथ अपने स्किल सेट से लोगों तक लाभ पहुंचाना और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन, सरकार की नीतियां, पॉलिसी मेकिंग, लोगों तक पहुंचाना, स्किल सेट, मेरी खुद की रुचि, मेरा खुद का सपना, इसमें रहोगे तो उस नेगेटिविटी में नहीं जाओगे कि ये अच्छा है या ये बुरा, कि प्राइवेट सेक्टर बुरा कि सरकारी सेक्टर बुरा, ये इस डिबेट में ही नहीं पड़ना, क्योंकि वो एक नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। आप किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा नहीं कह सकते,
जो कर रहा है वो सही अपनी रुचि के हिसाब से आगे कर रहा है। पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल पूरे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 5 सकारात्मक 5 नकारात्मक बातें। सकारात्मक तो बता दिया मैंने आपको, जैसे जलवायु, अगर आपके एरिया में जलवायु अच्छा है, पानी की व्यवस्था अच्छी है ना, 3-4 चीज़ें होती हैं वो अच्छा आप कह दीजिए। कोई नया कोई उपक्रम खुला हो वो कह दीजिए, कोई कुछ पुरस्कार मिला हो वो कुछ कह दीजिए। नकारात्मक फिर वही आप कोशिश करो ऐसी चीज़ों में नकारात्मक डालो कि जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे कहीं पे कोई सूखा है कि सर रेनफॉल की कमी रहती है सर, इस वजह से फसल खराब हो जाती है, या फिर ओले पड़ जाते हैं, या कुछ भी इस तरीके की कोई भी आप चीज़ बोल। इसको वो नहीं बोलना आपको कि वो खराब था, वो सरकार खराब थी और मोदी जी ने खराब कर दिया, ऐसी बात नहीं करनी। आपकी जीवन में प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। पूरा कंप्लीट होना चाहिए पहला पॉइंट। जनसंख्या के आंकड़े, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, तो ऑलरेडी आपके पास होगा डेटा जिले वाइज, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके मूल स्थान, आपके शहर में किसी स्थान का ऐतिहासिक महत्व, आपके राज्य जनपद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ये आप देखो आपके जिले के, आपके जनपद के आपको प्रमुख व्यक्तित्व पता होना चाहिए। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, ये भी आप देखो। मुख्यमंत्री तो आप सब याद कर लीजिए, तो एक जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। मेरे से पूछा था कि उस वक्त 5 CM जो थी, तो शायद वसुंधरा राजे थी, फिर ममता बनर्जी थी, फिर ये आनंदी, मतलब 3-4 आनंदीबेन पटेल, ऐसे 3-4 महिलाएं थी उस वक्त। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कुछ विशेष, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना हो या कुछ ऐसा कुछ पूछ लेना, तो वो जनरल अवेयरनेस। रुचि मैंने आप बता ही दिया, हम बात कर चुके हैं। भ्रष्टाचार क्या है, इससे निपटने के उपाय, यदि आप सेवन के अंतर्गत है तो भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे। भ्रष्टाचार क्या है तो आपको पता होना चाहिए। भ्रष्ट आचरण है जिसमें कि मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि थॉट, एक्शन, वर्ड्स में ही करना और अपने लाभ के लिए दूसरों के हितों को खराब करना, भ्रष्टाचार का वैसे डिफाइन कर सकते हैं। निपटने जैसे कहीं पर सर्विस कर रहे हैं और फिर एरिया से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, या यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उन जिलों के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आपने डैफ में मेंशन किया है वो बात, अगर वो शहर या गांव या कस्बे का नाम आपके उस पेजेस में है, पूछेंगे। डैफ में लिखा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उस पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैम मुझे नहीं आता, फिर आपकी कमी है, आपकी तैयारी में कमी है। सेवा के अंतर्गत मतलब भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आप बोल सकते हैं कि एक तो मैं जाते से अपनी प्राथमिकता सेट कर दूंगी कि 0 टॉलरेंस टू करप्शन है, ठीक है। उसके बाद ही पहले महीने में अगर मुझे कोई गलत काम दिखता है तो मैं सस्पेंड करूंगी। तो आप एक को सस्पेंड करोगे तो अपने आप सब ठीक हो जाते हैं कि भाई बिल्कुल 0 टॉलरेंस, ये कर दीजिए, मेरा 0 टॉलरेंस आएगा, मैं सस्पेंशन करूंगी जिससे कि एक मैसेज जाए। तीसरा आप कह सकते हो कि मैं सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इतना ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करूंगी, डिजिटाइज करने की कोशिश करूंगी कि ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन डिस्क्रिशन कम हो जाए, तो अपने आप करेगा। और सबसे पहले मैं अपने आचरण से बताना चाहूँगी कि मैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हूँ और मैं इस तरीके को बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसके 100 आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको 3 पॉइंट बोलना है जिसमें उलझना नहीं है, जिसमें दूसरे की बुराई नहीं करनी है, जिसमें नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। आप उलझोगे तभी जब आप कोई नेगेटिव आंसर दोगे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फिर वो आपको कुरे देंगे। पॉजिटिव बोलो और ख़त्म करो, उनको अगला क्वेश्चन बोलने की मतलब देने की आप उनको चांस दो, स्पेस दो। व्यक्तिगत व्यक्तित्व ज्ञान बिल्कुल ऐसा ही है, व्यक्तित्व पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जो हमने सब 14 पॉइंट अभी डिस्कस करे उस पर ज़्यादा फोकस करिए, अखबार बढ़िया से पढ़िए और डैफ के एक एक वर्ड पे पूरा आपकी तैयारी होनी चाहिए। हम आपसे क्या प्रश्न पूछें, ऐसा तो मुझसे कभी पूछा नहीं, वो तो पूछते ही जाते थे बस। साक्षात्कार आपके द्वारा मना करने क्योंकि सर मुझे प्रश्न उत्तर नहीं आता, तो आपसे बोलते हैं कि आपको इस प्रश्न के बारे में बताता हूँ। ऐसा भी नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। शायद वो कभी कुछ क्लू देते हैं, उन्होंने दिया है मुझे 1-2 बार,
तो कुछ क्लू देने की कोशिश करते हैं तो आप ले लीजिए, थैंक यू सर, फिर कोशिश करिए आता है, और नहीं भी आता बोलिए नहीं सर सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सब्जेक्ट फिर अच्छे से तैयार हो भी आपका, क्योंकि पसंद का सब्जेक्ट आप बता दीजिए कि सर वैसे तो मेरे लिए सारे सब्जेक्ट ही सर बराबर है और मैंने सभी को एंजॉय किया, बट सर एक मेरा हिस्ट्री पसंद है, उसमें भी स्पेसिफिक बोल दो आप, हिस्ट्री में हिस्ट्री बहुत बड़ा है, उसमें बोल दो कि सर मुझे एंशियंट हिस्ट्री पसंद है या मेडिवल पसंद है या फ्रीडम स्ट्रगल पसंद है। छोटा बोलोगे तो फिर क्वेश्चन छोटे ही आएंगे, इतना बड़ा कोई सब्जेक्ट बोलोगे तो फिर पूरा आपके लिए वो खुल जाएगा एकदम। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हैं अगर आप साक्षात्कार गुड मॉर्निंग के संबोधन करते बदले में आपसे बोलते हैं कि वो गुड है या क्या गुड है आज मॉर्निंग में, ऐसा भी नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। मैम सब्जेक्ट जो है पसंद का जो अपने ग्रेजुएशन लेवल का ही बताना है या जो अपने अभी पीएससी की तैयारी करी उसमें से बता सकते हैं? कुछ भी आपके ऊपर है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या यूपीएससी जो भी आपने पढ़ा। पूछा है कि आप हमसे क्या प्रश्न पूछे तो ध्यान रखें आमतौर पर उनका उद्देश्य आपके अवेयरनेस इसमें ये है जो आप बोलो फिर उसमें प्रॉपर आपकी तैयारी भी हो। करंट अफेयर्स पसंद है तो करंट अफेयर्स बोल दो। ये मैंने आपको बोला आधा अधूरा गलत कंफ्यूजन मत बताइए। मैंने तो कितनी बार बोला है सर सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो अगले क्वेश्चन पे आ गए ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही क्वेश्चन है उनको आता है, पोलाइटली आप मना कर दीजिए। और जब भी और बहुत जब अपना जब बेस्ट बिहेवियर दे सकते हो ना, वो 20 मिनट अपना बेस्ट बिहेवियर देना आप सबसे अच्छा। मतलब आप सोचो आप किसी इंसान से बात करते हो तो आपको क्या अच्छा लगता है, पहले तो वो आदमी अटेंटिव हो, आई कांटेक्ट हो, विनम्र हो, पूरे ध्यान से आपको सुन रहा हो, आप उसे कुछ बोल रहे हो तो रिस्पॉन्ड कर रहा हो, थैंक यू बोल रहा हो, सॉरी बोल रहा हो, परमिशन मांग रहा हो, अपनी बात अपने से बात कह दी। मान लीजिए आप कुछ और कहना चाहते हो, सर इफ़ यू वुड अलाउ मी आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर, ऐसे पूछो, अपने आप विनम्रता आपका अच्छाई नाइसटीज वो सामने आएंगी। तो ये थोड़ा सा ये ह्यूमन टच और एक अच्छा गुड एटिकेट्स बिहेवियर वाला भी पक्ष उनको शो करने की आप कोशिश करो। बार बार बोल दो सर नहीं आ रहा, सर याद नहीं कर पा रही, रिकॉल नहीं कर पा रही, सर माफ़ी चाहती हूँ रिकॉल नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। जिसके बारे में आप विस्तार कर सकते हैं तो बता ही दिया। जो आपको अच्छा आता है उसको तो अटेम्प्ट करिए डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग जैसे प्रश्न पूछते डरे घबराए नहीं, कोई बात नहीं है, वैसे वो नहीं पूछेंगे, पूछते भी हैं कि वही जो बोला। और बिल्कुल आपको इसी सोच के साथ जाना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं यूपीएससी वाले चेंबर में थी, स्टेट पीएससी में भी, मतलब उस वक्त आप कहाँ सोचते हो, आप जब एस्पिरेंट होते हो सोचते हो इतने आगे तक पहुँच जाओगे, तो मतलब बिल्कुल अपने आप को सौभाग्यशाली कि आज तो जीवन सफल हो गया, ऐसे ही सोच के जाओ आप। तो आपका पॉजिटिव भी, आप खुश रहोगे और वो भी देखो उनको ऐसा लगेगा कि एक बच्चा है जो हमको इतना मानता है और हमसे मिलके इतना खुश है, तो उनको भी खुशी ही होगी ना, तो उनको खुशी करना है आपको। तो कोशिश करो वैसे ही सोच के साथ जाओ, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके। मैं तो बेहद खुश थी, मतलब घबरा रही थी और पसीना आ रहा था एक अलग बात है, लेकिन मैं खुश बहुत थी। तो वैसे ही जाओ आप, सौभाग्य का मौका मिला इसलिए मॉर्निंग है वेरी गुड है, बिल्कुल 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 यही सोच होनी चाहिए और ऐसे ही आपको जाना है। आई थिंक हो गया है। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। इसके अलावा भी अगर आप में क्षमता है और पचाने की तो आप थोड़ी सी बात कर लीजिए, नहीं तो फिर हम रैप करेंगे। बताइए डीसी और एसडीएम में क्या अंतर है? किसमें? डीसी और एसडीएम जैसे बोलते हैं क्या अंतर होता है? नहीं, एक ही चीज़ होती है, डिप्टी कलेक्टर पद होता है जैसे आईएएस, और जो आपकी पोस्टिंग होती है वो फिर डिप्टी वो होती है एसडीएम। फिर सीओ जिला परिषद भी होती है, वो पोस्टिंग है। एसडीएम पोस्टिंग है, डिप्टी कलेक्टर आपका पद है, आपकी रैंक है। जैसे मेरी रैंक आईपीएस है लेकिन मैं भी एडिशनल एसपी हूँ, फिर मैं एसपी लग जाऊंगी, फिर मैं डीआईजी आईजी, लेकिन मैं रहूंगी आईपीएस ही। तो आप रहेंगे डिप्टी कलेक्टर ही, फिर आपका पद चेंज होता रहेगा। बताइए। जैसे कि क्वेश्चन है,
ऐसा नहीं पूछेंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं करेंगे। कौन आंसर देगा इसका? कौन आंसर देगा? बताओ। कर्तव्य को महत्व देंगे। क्यों? कर्तव्य से हम आगे जीवन में कुछ कर पाते हैं, और जो भी है कर्तव्य पे निर्भर है। हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसे हमारी उपलब्धियां रहेगी, सारी चीजें रहेगी, जीवन में आगे निर्धारित होगा। और कोई देगा? धर्म तो अलग अलग धर्म होते हैं और सबके अलग अलग व्यू अपने अपने अलग। नहीं, ये वो वाला धर्म नहीं बोल रहे। धर्म ड्यूटी वाला धर्म, वही वाला धर्म है ना। मैम कर्तव्य करना खुद में एक धर्म है। वो भी गीता में तो भी सिखाया गया कि जो कर्तव्य मैम ऐसा बोल सकते हैं गीता के अकॉर्डिंग कर्तव्य धर्म है। बोल सकते हैं, है ना। और कुछ? जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन से कैसे सही क्या आंसर कैसे देंगे? जैसे एक सिचुएशन ले रहे थे, जैसे आपको कलेक्टर बना दिया है या एसपी बना दिया है, तो आप क्या निर्णय लेंगे? इसमें कैसा आंसर देना? कुछ नहीं, 3-4 चीज़ें आपको बता दिया कि पहले तो अगर कोई वैल्यू रिलेटेड है तो मैं खुद वैसा करना चाहूँगी, मैं अपनी टीम ऐसी बनाऊँगी, प्रायोरिटीज सेट करूँगी। वैसे ही सरकार में वैसे ही काम होता है, आपको उस विभाग को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट में ये कि पहले तो मैं खुद हूँ वैसी, मेरी प्रायोरिटी सेट है, पहले ही मीटिंग लूँगी, उसके बाद रेगुलर मीटिंग लूँगी, जो गलत करेगा उसको हटाऊँगी, जो अच्छा करेगा उसको रिवॉर्ड दूँगी। 3-4 मैम ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये तो सारे लोग करते हैं, आप कुछ क्या इनोवेटिव करेंगे? तो अगर हम उस समय इनोवेटिव जैसे जनरलाइज आंसर तो दे दें, बट आपका क्वेश्चन भी तो कितना जनरलाइज्ड हो रहा है ना। कुछ कह नहीं सकते। देखिए उस वक्त क्या ऐसी चीज पूछेंगे, ऐसा वो अलग से नहीं पूछेंगे इनोवेशन, ऐसा तो कुछ अलग से नहीं पूछेंगे वो आपको इनोवेशन के नाम पे। लेकिन कुछ एक, क्या आप बताओ कोई सिचुएशन दो तो मैं इस पे आंसर भी दे पाऊँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें और इतनी सारी चीजें। कोविड का दौर चल रहा है, हाँ, जैसे गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आप भी एसडीएम बन जाते हो, तो जो गवर्नमेंट कर रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्या कर? फिर जैसे आपके पास फिर कुछ मॉडल रिलेट कुछ रेडी होना चाहिए। कुछ ना किसी देश में किसी ना किसी जिले में से भीलवाड़ा मॉडल आप पढ़ते रहते होंगे, तो उसमें क्या होता है, वो मॉडल पढ़ के जाओ। उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया था, 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया था, और 100% होम आइसोलेशन सुनिश्चित किया था, और बार बार फंक्शनरीज को भेज के सुनिश्चित किया था कि वो घर से बाहर ना आए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 100% किया था, एक एक कॉन्टैक्ट को चुन चुन के क्वारंटीन किया था। तो आप ऐसे कुछ 2-4 मॉडल, फिर आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं जिस तरीके की व्यक्तित्व हूँ, मतलब मैं जैसे इंसान हूँ, मैं हवा में कोई बात ही नहीं बोल पाती, क्योंकि मेरे को बनाना भी नहीं आती बात। तो अगर कुछ, या तो मैंने कहीं कुछ पढ़ा होगा तो मैं, क्योंकि आपको बता रही हूँ ना, और अब सरकार में काम करने के बाद मैं बिल्कुल ही हवा में बात नहीं कर पाती, क्योंकि हमको पता है कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। मतलब अगर मुझे कुछ करना है तो मैं ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी। तो आपसे मैं बोलूँगी, अगर ऐसे जैसे कोविड रिलेटेड ना आप 3-4 फिर केस स्टडीज़ पढ़ के जाओ। डेफिनेटली किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी जिले में बहुत अच्छा काम किया होगा। पुलिसिंग में जैसे मुंबई पुलिस को सबसे अच्छा माना जाता है, दिल्ली पुलिस को सबसे अच्छा माना जाता है, चेन्नई पुलिस को अच्छा माना जाता है। तो मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस में क्या, दिल्ली स्पेशल सेल अच्छा क्यों है, क्या क्या किया, क्या क्या, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ें फिर आप याद करके जाओ। कोई भी चीज़ आप मन से मत बोलो, क्योंकि वो फिर सच्चाई से बहुत दूर हो जाती है। फिर आप मॉडल वगैरह थोड़ा पढ़ के जाओ, कुछ भी नहीं है ना, वो गूगल करते जाओ आप। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कोविड इन इंडिया, न्यूज़ आ जाएगी आपके पास कम से कम 50। आप टॉप की 4-5 भी पढ़ लोगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या इनोवेटिव, कुछ ना कुछ किसी ने कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं किया है, उसके बेसिस पे, उस आधार पे आप अपना फिर आंसर दो। मैम मेरी स्कूलिंग में क्लासिकल डांस था, मतलब जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का है मैम, पर कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, और संभागीय स्तरीय भी है। तो मैम मैं क्या उसको डालूँ हॉबी में, क्योंकि अभी तक कंटिन्यू कर नहीं रही हूँ। तो जैसे क्वेश्चन, आपका अचीवमेंट है, आप बिल्कुल डालिए। मैम क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा फिर? बट डेफिनेटली इट इज़ अ गुड पॉइंट। जी जी, एंड यू हैव अचीव्ड दैट, तो आप बिल्कुल उसको डालिए। जी। कौन सा क्लासिकल डांस किया? कथक है मैम। बिल्कुल डालिए आप। ओके। लेकिन फिर कथक में अभी लेटेस्ट कौन जी है? जी। और कोई कथक में किसी ना किसी को कुछ पद्मश्री मिला हो, या अभी जो भी है वो सब आप फिर थोड़ा सा पता जी करिए, बट डालिए आप बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू मैम। और बताइए, हो गया? भूख नहीं लग रही आपको? अभी जो कमिश्नर प्रणाली हुई है स्टार्ट, इसमें और जो नॉर्मल शासन में क्या मतभेद होंगे या समन्वय होगा?
ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होता। कमिश्नरेट का सिंपल ये रहता है, जितनी बड़ी सिटीज़ होती है ना उसमें ना लॉ एंड ऑर्डर होता रहता है। लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है, तो क्या होता है यूजुअली हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हमें लाठी चार्ज करना है, हमको कुछ भी करना है लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है जब, और शहर में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर हम इतनी इतनी चीज़ में बार बार दूसरे विभाग से जा जा के हमको ये परमिशन चाहिए, तो एक टाइम लैग आता है। सिर्फ उस टाइम लैग को करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के अंदर ही लाने के लिए हम कमिश्नरेट ले आते हैं। और फिर कुछ कुछ लॉज, लाइसेंसेस वगैरह की भी आपके पास पावर आ जाती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। स्टेट टू स्टेट कमिश्नरेट के पास कितनी पावर होंगी, कौन कौन से एक्ट्स और नियम को वो लागू कर सकते हैं, मतलब जिसमें परमिशन नहीं लेनी पड़ रही जीएडी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो है। तो इसमें आपको ये बोलना है कि सर क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं उसमें जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, और इसलिए जीएडी से मतलब सामान्य प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए बार बार परमिशन लेना सर समय भी बर्बाद करता है और मशीनरी का दुरुपयोग है। तो इससे अच्छा है कि वो एक ही पावर कमिश्नरेट में दे, तो तुरंत ही हम उसको लगा के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। कमिश्नरेट का नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ बड़े शहर में ही तो लागू है। नेगेटिव तो वाकई कुछ नहीं है इसका, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सारे डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। नहीं ना, सारे डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत ही नहीं है ना, सिर्फ बड़े शहरों में ज़रूरत है। 10 लाख से ज़्यादा में ज़रूरत, उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में इतना लॉ एंड ऑर्डर होता ही नहीं है, रोज़ महीने भर में एक आध बार होता है, तो फिर क्या यूज़ है उसका। इसी से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग के बीच में कोई फ्रिक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें आना या कुछ ऐसा कुछ? दोनों के बहुत अलग अलग काम है। मैं हार्डली कलेक्टर साहब से मिलती हूँ, मेरा 90% काम एसपी साहब से ही होता है। कोई नहीं, सबके अलग अलग काम है। लॉ एंड ऑर्डर में ज़रूर दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि जो एरिया मजिस्ट्रेट होता है फिर वो एसडीएम बन जाता है और ओवरऑल इंचार्ज कलेक्टर बन जाता है। उसके अलावा दोनों के अलग अलग काम है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं जिले के सुचारू रूप से काम। अब नहीं है, अब मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रहेंगे वो तो प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज दे आर द इंचार्ज, बट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें क्या करना है, कमिश्नर ही दे देगा परमिशन। और वही मैम, जो अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लेके जो सैन लगा हुआ था, उसमें आपके ओपिनियन से किसकी गलती मानी जाएगी, पुलिस विभाग? ये राजनीतिक बात है, मैं इस पे कोई बात नहीं करूँ। नहीं पूछेंगे, नहीं पूछे, किससे पूछ लिया, मैं तो आज तक समझ नहीं पा रही। मेरे से पूछा नहीं, मेरे 2 बैच में 2012, 13, 14 में पूछा नहीं, यूपीएससी में पूछा नहीं, 18 में पूछा नहीं, 19 में पूछा नहीं, तो ये पूछते किससे हैं ऐसे क्वेश्चन? मत फंसो ना, मैं आपको इतनी देर से आपको इतना मैंने आपका सिर खाया, यही तो बताना चाह रही हूँ कि इन चीज़ों में मत उलझो, आपके पास बहुत सारा है करने को। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने 2 रजिस्टर भरे हैं और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है, अब मुझसे ज़्यादा रैंक लानी है, तो मत उलझो ना। जब इतनी सारी चीज़ें करने को, तो वो करो कि क्या इन चीज़ों में आप उलझ रहे हो। और इसका कोई आंसर भी नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। कांग्रेस से पूछोगे वो अलग कहानी बोलेंगे, बीजेपी से पूछोगे वो अलग कहानी बोलेंगे, तो आपको पता है मुद्दे ऐसे ही बनाए जाते हैं, तो क्यों उलझ रहे हो आप इन चीज़ों में? नहीं, सॉरी नहीं सर, मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है सर इस मुद्दे पे। आप देख रहे हैं अखबार में आ जाता है, उसमें कुछ लिखा था कि डीजीपी नहीं गए थे या चीफ सेक्रेटरी नहीं गए थे और डीजीपी ने ब्रीफ नहीं किया था एनएसजी को कि आंदोलन नहीं होगा। फिर अभी एफआईआर बुक कर दी 283 सेक्शन में, जो कि सिर्फ 2 महीने का जुर्माना है। ऐसे कुछ कुछ चल रहा है, वो आप पढ़ लो, उसमें से देख लो 2-3 पॉइंट। बाकी आप बोल सकते हो कोई, वैसे वो नहीं पूछेंगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बात। पूछे तो बोला सर मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट सर जितना मैंने अखबार से पढ़ा, अखबार से ही तो पढ़ के जानकारी है ना आप लोगों की, मेरी भी। चलो मेरे बैचमेट से तो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, मैंने सर जितना अखबार से पढ़ा तो सर शायद हो सकता था ये लैप्स हो सकता था, ख़त्म। आपको नहीं पता, इतना ही बोलना है, उसको ख़त्म करना है इस मुद्दे को, जिससे कि वो और ढंग के क्वेश्चंस पे आए फिर आपके पास, जिस पे आप प्रिपेयर्ड हो, जिस पे आपको नंबर मिले। उस क्वेश्चन पे क्या उलझना जिस पे ना आप प्रिपेयर्ड हो, जिस पे ना आपको नंबर मिले, उल्टा नंबर कट जाए।
उस क्वेश्चन पे लगो ना भाई, जो आपका प्रिपेयर्ड है, जो आपका स्ट्रेंथ है और जिस पे आपको नंबर मिले।